बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसल मसूद हूँ और आपको एसएम के ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हम मुकम्मल फ़ोटोशॉप को कवर करें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो और आपको फ़ोटोशॉप के बारे में मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको आसान से आसान अल्फाज में सिखा सकूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने फ़ोटोशॉप को ओपन करके रख लिया है। ये हमारे सामने फ़ोटोशॉप की वेलकम स्क्रीन आ रही है। ये हमारे पास फ़ोटोशॉप का अब तक का लेटेस्ट वर्जन है और इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि आपको सबसे पहले ये रीसेंट डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं। अगर आपने इससे पहले फ़ोटोशॉप में कोई काम नहीं किया तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको नज़र नहीं आएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि राइट साइड पे इनको व्यू करने के लिए दो मोड्स आ रहे हैं। ठीक है, आप इनको इस तरह से व्यू कर सकते हैं, इसका व्यू चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लेफ़्ट साइड पे दो बटन्स नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर आपको क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट करने की ऑप्शन मिल रही है। उसके नीचे आपको एक पहले से मौजूद सेव किया हुआ कोई डॉक्यूमेंट खोलने की, ओपन करने की ऑप्शन मिल रही है। हम यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं और एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके सामने यहाँ पे पहले से मौजूद कुछ प्रीसेट्स पहले से सेव करके रखे हुए हैं इसमें, और इन प्रीसेट्स के अंदर आपके पास फ़ोटो, प्रिंट, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल एंड फिल्म एंड वीडियो के प्रीसेट यहाँ पे मौजूद हैं। हम सबसे ज़्यादा काम करते हैं प्रिंट के लिए या फिर स्क्रीन के लिए। तो प्रिंट करने के लिए या स्क्रीन पे देखने के लिए, डिजिटल स्क्रीन पे देखने के लिए हम यहाँ पे उसके मुताबिक अपने प्रीसेट को चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जस्ट इंट्रोडक्शन लेने के लिए प्रिंट वाला प्रीसेट लेते हैं। A4 प्रिंट में जाके A4 लेते हैं और जब कोई प्रीसेट आप सेलेक्ट करते हैं तो राइट साइड पे उसकी प्रॉपर्टीज़ आपके सामने खुल रही हैं। इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहले आपके फ़ाइल का साइज़ चेंज करने की ऑप्शन मिलती है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ डेमो। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि हाइट और विड्थ की ऑप्शन मिल रही है। यहाँ पे आपको उसके यूनिट्स मिल रहे हैं। यूनिट से मुराद ये होती है कि आपने प्रिंट करने के लिए कोई डिज़ाइन बनाना है तो आप उस बोतल को या उस पैक को जिसका आप डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं या कोई भी फ्लायर आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो उसका साइज़ आप किस यूनिट में रखेंगे। आपने पिक्सल्स में रखना है, इंचज़ में रखना है, सेंटीमीटर्स में रखना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक विजिटिंग कार्ड या बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करने लगा हूँ तो मैं उसका साइज़ रखता हूँ इंचज़ में। आपको पता है कि आपके जो बिज़नेस कार्ड का स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो 3.5 इंचज़ बाय 2 इंचज़ का होता है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको ये बताने लगूँ, अगर आप प्रिंट करने जा रहे हैं कुछ भी तो आप उसकी रेजोल्यूशन 300 से ज़्यादा रखेंगे। रेजोल्यूशन से मुराद ये है कि 1 इंच के अंदर 300 पिक्सल्स मौजूद होंगे। ठीक है, और पिक्सल्स को समझने के लिए मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि पिक्सल ये होते हैं कि आपकी स्क्रीन, आपका मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन है या आपके जो लैपटॉप की स्क्रीन है वो छोटे छोटे डब्बों से मिलकर बनी होती है जिनको पिक्सल्स कहते हैं। आपकी जो पिक्चर होती है जो आप मोबाइल फ़ोन या डिजिटल कैमरा से लेते हैं वो आपके छोटे छोटे पिक्सल्स या छोटे छोटे डब्बों से मिलकर बनी होती है जो कि आपके डिजिटल फ़ोटो का यूनिट है। और आपको पता है कि आपका जो फ़ोटोशॉप है ये पिक्सल्स को एडिट करने के काम आता है। पिक्सल्स को हम दूसरी ज़ुबान में रास्टर भी बोलते हैं। जब आपने रास्टर या पिक्सल्स को एडिट करना है या आपने किसी पिक्चर को एडिट करना है तो आप फ़ोटोशॉप में एडिट करेंगे। आपने कोई चीज़ नई डिज़ाइन करनी है, कुछ नया आर्टवर्क डिज़ाइन करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्लायर डिज़ाइन कर रहे हैं, बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं, आप उसके अंदर शेप्स ड्रॉ कर रहे हैं, शेप्स के अंदर कटिंग कर रहे हैं, शेप्स को चेंज कर रहे हैं, तो फिर आप इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ में जाएंगे। लेकिन आपका प्राइमरी फोकस अगर पिक्चर के ऊपर है, आपने किसी वीडियो के लिए या आपने सोशल मीडिया डिज़ाइन के लिए कोई पिक्चर के अंदर, रास्टर के अंदर कुछ भी डिज़ाइन करना है तो आप फोटोशॉप में डिज़ाइन करेंगे। तो इसी लिहाज से हम यहाँ पे इसकी रेजोल्यूशन सेट करेंगे कि कितने पिक्सल्स पर इंच होगी। आप इसके यूनिट को नीचे चेंज भी कर सकते हैं, पिक्सल पर सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। तो हम इसको पिक्सल पर इंच रहने देते हैं और नीचे आते हैं। यहाँ पे कलर मोड होता है। आपको पता है कि जब आप किसी डिजिटल स्क्रीन के लिए डिज़ाइन करते हैं तो आप RGB में डिज़ाइन करते हैं क्योंकि आपकी जो डिजिटल स्क्रीन है, आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन 3 किस्म के कलर से मिलकर बनी होती है, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो इसको RGB कलर मोड बोलेंगे। और अगर आप प्रिंट करने के लिए कुछ भी डिज़ाइन करने लगे हैं तो आपके प्रिंटर के अंदर 4 किस्म की इंक्स होती हैं, सियान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक। इसलिए उस कलर मोड को CMYK बोलते हैं। आप अगर किसी प्रिंटिंग के लिए डिज़ाइन करेंगे तो CMYK में करेंगे। आप अगर डिजिटल स्क्रीन के लिए डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो आप RGB में करेंगे। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हमने अगर बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करना है तो ये प्रिंट किया जाता है तो इसको CMYK में रखेंगे हम। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि आपके उस डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड किस कलर में होगा, वाइट में होगा, ब्लैक में होगा, बैकग्राउंड कलर में होगा, ट्रांसपेरेंट होगा या कस्टम कोई कलर आप यहाँ से चूज़ करेंगे। तो आप कोई भी कलर कस्टम चूज़ करके इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको वाइट रहने देता हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम जस्ट अभी अपना इंट्रोडक्शन ले रहे हैं तो हम A4 को सिलेक्ट करते हैं। इसकी ओरिएंटेशन को हम लैंडस्केप रखते हैं। देखें लैंडस्केप में ये इस तरह से आता है
चौड़ाई की शक्ल में यहाँ पे आपके सामने आपका आर्टबोर्ड आएगा। अगर आप पोर्ट्रेट में रखेंगे तो उस तरह लंबाई में आएगा, तो हम इसको लैंडस्केप में रहने देते हैं और यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। ये देखें आपके सामने एक डॉक्यूमेंट आ चुका है। ये A4 साइज़ का डॉक्यूमेंट है जो कि लैंडस्केप मोड में आपके सामने आ रहा है। इस डॉक्यूमेंट को, इस वाइट एरिया को हम कैनवस बोलते हैं। कैनवस से मुराद ये होती है कि जैसे कोई आर्टिस्ट किसी भी कैनवस के ऊपर पेंट करता है तो वो उस कैनवस के ऊपर ही पेंट कर सकता है, उससे बाहर नहीं जा सकता। बिल्कुल इसी तरह फ़ोटोशॉप के अंदर हम इस कैनवस के अंदर ही अपना काम करते हैं, इससे बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे बाहर अगर जाएंगे तो वो नज़र भी नहीं आएगा और सेव भी नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस कैनवस को देखते हैं, इसको जूम इन जूम आउट अप करते हैं। आल्ट दबा के स्क्रॉल अप करेंगे तो ये जूम इन हो जाएगा, आल्ट दबा के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये जूम आउट होगा। माउस व्हील से हम इसको स्क्रॉल इन और स्क्रॉल आउट कर रहे हैं। इसके अलावा आप कंट्रोल दबा के प्लस दबाते हैं तो जूम इन करता है, कंट्रोल दबा के माइनस दबाते हैं तो वो जूम आउट करता है। इसके अलावा आपके सब पास यहाँ पे जूम टूल मौजूद है। ठीक है, ये जूम टूल आपको बता रहा है कि आप किस तरह से इसको जूम इन करेंगे, और अगर आप यहाँ से इसको माइनस सेलेक्ट कर लें तो जूम आउट करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका यूज़र इंटरफेस कैसे काम करता है। यूज़र इंटरफेस के अंदर सबसे पहले आपके पास लेफ़्ट साइड पे ये टूल बार आ रही है, या टूल बॉक्स भी बोलते हैं इसको। दरमियान में ये आपका वर्किंग एरिया है, इसके अंदर कैनवस मौजूद है। ऊपर आपके पास सबसे ऊपर यहाँ पे मेन्यू बार है। मेन्यू बार से नीचे आपके पास ऑप्शन बार है। आप जो भी टूल इस टूल बार में से सिलेक्ट करेंगे वो उसके मुताबिक ऑप्शंस यहाँ पे इस बार के अंदर खुल जाएंगी। ठीक है, सबसे पहला जो टूल है हमारे पास मूव टूल है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टूल है फ़ोटोशॉप में। इसकी शॉर्टकट की V है। ठीक है, आपको यहाँ पे छोटे से ट्यूटोरियल में वो दिखा रहा है कि मूव टूल कैसे काम करता है। राइट साइड पे आपके पास यहाँ पे पैनल्स आ रहे हैं। ठीक है, कुछ पैनल्स आपको यहाँ से पहले से खुले हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और इन पैनल्स को आप मूव कर सकते हैं। मूव करके अपने मुताबिक यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं मुख्तलिफ़ जगहों के अंदर। ठीक है, इन पैनल्स को अगर आप चेंज करना चाहते हैं या इन पैनल्स को रीसेट करना चाहते हैं तो आप इनको रीसेट भी कर सकते हैं। मैं वन बाय वन आपको इन पैनल्स के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। आप यहाँ से विंडो में जाके, वर्क स्पेस में जाके रीसेट इसेंशियल्स पे क्लिक करके इन तमाम पैनल्स को रीसेट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैनल यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास लेयर्स का पैनल है। ठीक है, लेयर्स के पैनल के अंदर वो तमाम लेयर्स आती हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। इसके बारे में मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। अब हम फोटोशॉप के ऊपर प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले इन टूल्स को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स टूल है, ट्रायंगल टूल है, पॉलीगॉन टूल है, लाइन टूल है और कस्टम शेप टूल है। अब रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करें। ये रेक्टेंगल टूल और जितने भी आपके पास शेप्स हैं यहाँ पे, ये आपकी वेक्टर शेप्स हैं। ठीक है, आपका ये कैनवस रास्टर में है, पिक्सल्स में है, लेकिन ये जो शेप्स हैं ये वेक्टर शेप्स हैं। जब आप इनको कन्वर्ट करेंगे पिक्सल्स में, या जब आप इस कैनवस को सेव करेंगे JPEG में, PNG में, या किसी भी ऐसे फॉर्मेट में जो कि पिक्सल्स का फॉर्मेट है या रास्टर का फॉर्मेट है, तो फिर ये आपकी जो शेप्स हैं ये पिक्सल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले रेक्टेंगल लेता हूँ, क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ, तो आपके सामने एक शेप खुल जाएगी यहाँ पे। अब ये शेप आपके सामने आ गई है। इसके अंदर कुछ गोल पॉइंट्स आपको किनारों में नज़र आ रहे हैं। इनसे मुराद ये होती है कि आप इनको क्लिक करके ड्रैग करें तो उसके कॉर्नर्स को वो राउंड कर देगा। इसके अलावा ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है ये आपका बाउंडिंग बॉक्स है। इसकी मदद से आप इसको रीसाइज़ कर सकते हैं। आपने अगर इसके अंदर फिल चेंज करना है तो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं, तो प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे लेफ़्ट साइड पे प्रॉपर्टी आ रही है ये फिल की प्रॉपर्टी आ रही है, जिससे आप इसके अंदर का कलर या इसके अंदर का फिल चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कोई दूसरा कलर लगाना है तो आप यहाँ पे जाएं तो आपके पास कलर पिकर आ जाएगा। कलर पिकर से आप कोई भी कलर पिक करके ओके करेंगे तो वो इसके अंदर फिल कर देगा। इसके अलावा आप यहाँ पे ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं या कोई पैटर्न फिल कर सकते हैं। ग्रेडियंट्स और पैटर्न्स को हम बाद में देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो इसकी स्ट्रोक की प्रॉपर्टी आती है। स्ट्रोक से मुराद होती है कि इसकी आउटलाइन, ये बाहर वाली जो लाइन है ये स्ट्रोक है। अब अगर स्ट्रोक चेंज करते हैं, स्ट्रोक का कलर चेंज किया और इसकी अगर विड्थ चेंज करते हैं यहाँ से, तो देखें स्ट्रोक की विड्थ को चेंज कर रहा है। आप इसको क्लिक एंड ड्रैग करके भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से टाइप करके भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो आपकी स्ट्रोक टाइप की आती है। स्ट्रोक टाइप यानी कि आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है या आपने डैश्ड लाइन लगानी है या आपने डॉटेड लाइन लगानी है, ये डिपेंड कर रहा है आपकी इस प्रॉपर्टी के ऊपर। और यहाँ पे आप इसको अलाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसको इनसाइड अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है या आउटसाइड अलाइन करना है। ठीक है, शेप के बाहर अलाइन करना है, शेप के अंदर अलाइन करना है या शेप के दरमियान में सेंटर में अलाइन करना है, तो ये प्रॉपर्टी आ रही है। इसके अलावा आप अगर ये शेप या आपका ये जो स्ट्रोक है ये
अगर कहीं से ओपन है, आपका ये पाथ कहीं से ओपन है, तो आप इसके किनारे को यहाँ से सेट कर सकते हैं। आपने इसके किनारे को राउंडेड रखना है, आपने इसके किनारे को अगर स्क्वायर में रखना है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। और यहाँ से आप कॉर्नर को सेट करते हैं कि आपकी शेप के जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड रहेंगे या नोकदार रहेंगे, वो डिपेंड कर रहा है आपकी इस शेप के ऊपर। आप मोर ऑप्शंस खोलेंगे तो कुछ मोर ऑप्शंस आपके सामने खुल जाएंगी। आप यहाँ से इसकी जो डैश्ड लाइन है उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि इलस्ट्रेटर में करते थे। ठीक है, ये डैश लाइन को यहाँ से चेक करेंगे और आप यहाँ से इसके दरमियान में गैप को चेंज कर सकते हैं इन प्रॉपर्टीज़ से। ओके करें, वापस आ जाएं, दोबारा शेप में आएँ, रेक्टेंगल शेप लें, क्लिक करें। अब देखिए मैंने क्लिक करके छोड़ दिया है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आप रेक्टेंगल कैसे क्रिएट करेंगे। एक डायलॉग बॉक्स में मुझसे पूछ रहा है कि रेक्टेंगल कैसे क्रिएट करेंगे। वो मुझसे पूछ रहा है कि आप इसकी हाइट और विड्थ कैसे सेट करेंगे। यानी कि मैं इसको मैनुअली यहाँ पे टाइप करके बता देता हूँ कि मुझे 500 पिक्सल बाय 1000 पिक्सल की एक रेक्टेंगल चाहिए और मुझे इसके कॉर्नर्स को अगर राउंड करना है तो मैं यहाँ पे इसके कॉर्नर्स की सेटिंग लिख दूंगा कि किस कॉर्नर को मुझे कितना राउंड करना है, वो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा और ओके कर दूंगा यहाँ से। तो वो मुझे मेरी उस इनपुट के मुताबिक एक रेक्टेंगल बना के दे रहा है। 500 पिक्सल इसकी विड्थ है और 1000 पिक्सल इसकी हाइट है। मैं इसके अंदर का फिल चेंज करना चाहता हूँ तो मैं फिल चेंज कर लेता हूँ, सॉलिड कलर लगा लेता हूँ। इसी तरह मैं नेक्स्ट शेप में आता हूँ और मैं यहाँ पे एक एलिप्स ड्रॉ कर लेता हूँ। क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो एक एलिप्स ड्रॉ कर लेगा। इसकी बाकी तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम है। इसके अंदर फिल है, इसके अंदर स्ट्रोक है, सब कुछ वैसे ही है जैसे आपने रेक्टेंगल में किया था। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अगर इसको डिलीट करना है तो मैं मूव टूल लेता हूँ और अगर इसे मैं मूव करना चाहूँ तो देखिए मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो ये शेप्स मूव करती हैं। अच्छा, अगर ये शेप्स ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नहीं हो रही तो आप यहाँ से मूव टूल की प्रॉपर्टी में जाके ऑटो सेलेक्ट को चेक कर लें। ठीक है, ऑटो सेलेक्ट चेक करें और यहाँ से लेयर सेलेक्ट कर लें। जिससे क्या होगा कि आप जिस शेप पे क्लिक करेंगे उस शेप को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करेगा। और राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि आपके पास लेयर्स का पैनल आ रहा है। मैं प्रॉपर्टीज़ को निकाल के बंद कर देता हूँ, इन पैनल्स को निकाल के बंद कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि लेयर्स वाला पैनल किस तरह काम करता है। ये देखिए लेयर्स आ रही हैं हमारे पास। ठीक है, हमने 3 शेप्स बनाई हैं, एक रेक्टेंगल 1, एक रेक्टेंगल 2 और एक एलिप्स। तो इन तीनों शेप्स को वो एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर रहा है बिल्कुल इसी तरतीब से जिस तरतीब में ये यहाँ पड़ी हुई हैं। ये वाली शेप सबसे नीचे है, वो सबसे नीचे, इसके ऊपर ये वाली शेप है, उसके ऊपर ये वाली शेप दिखा रहा है और इसके ऊपर आपके पास एलिप्स है तो एलिप्स को सबसे ऊपर दिखा रहा है। आप इन शेप्स को यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। ये आपको आंख का एक निशान नज़र आ रहा है, यहाँ से आप इन शेप को हाइड और शो कर सकते हैं। ये जो शेप्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं इनको हम लेयर्स बोलते हैं। ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, ये लेयर 3 है। इन लेयर्स के अंदर आप इसकी ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं। देखें यहाँ पे ओपेसिटी आ रही है, इसको जितने % आप यहाँ पे सेट करेंगे उतने % उसको ओपैक कर देगा या ट्रांसपेरेंट कर देगा। इसके अलावा आप इन शेप्स के नीचे एक छोटा सा आइकन देख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपकी ये लेयर एक शेप लेयर है। अब हम दोबारा एलिप्स में आते हैं और मैं शिफ्ट दबा के क्लिक करता हूँ तो वो एक परफेक्ट सर्कल बना देगा। ठीक है, उसकी हाइट और विड्थ को एक जितना रखेगा। इसी तरह मैं अगर रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और शिफ्ट दबा के क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो हाइट और विड्थ को लॉक कर देगा, एक जितना रखेगा और एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। मैं इन तमाम लेयर्स को क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ। मूव टूल लेके मैं इन तमाम लेयर्स को क्लिक एंड ड्रैग करके सिलेक्ट करता हूँ और बैक स्पेस दबा के डिलीट कर देता हूँ। मैं दोबारा अपनी शेप लेयर्स में आता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें मैं इसको कैसे खोल रहा हूँ। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो ये सारी की सारी शेप खुल जाती हैं और मैं इस पर कुछ देर के लिए लेफ़्ट क्लिक को दबा के रखता हूँ तो ये नीचे वाली शेप्स खुल जाती हैं। मैं आपको एक चीज़ ये दिखाना चाहता हूँ कि जिस टूल के नीचे छोटी सी ये ट्रायंगल आपको नज़र आ रही है, इसका मतलब ये है कि इसके नीचे कुछ टूल्स मौजूद हैं। आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है या लेफ़्ट क्लिक को कुछ देर के लिए दबा के रखना है तो नीचे वाले टूल्स भी खुल जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं शेप्स को खोलता हूँ और यहाँ पे ट्रायंगल शेप लेता हूँ तो मैं क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो अब मेरे पास एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करेगा। इस ट्रायंगल की तमाम प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने पहले डिस्कस की हैं। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ बैक स्पेस दबा के और ये नीचे वाली शेप्स भी आपकी बिल्कुल वैसे ही हैं। पॉलीगॉन टूल में आए, पॉलीगॉन टूल में आने के बाद आप इसकी साइड्स को यहाँ से सेट करेंगे। आपको कितनी साइड्स चाहिए आप यहाँ पे लिखेंगे और क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। आप क्लिक एंड ड्रैग कर रहे हैं तो वो आपकी जो पॉलीगॉन है उसको ड्रॉ कर रहा है और यहाँ से आप इसकी साइड्स को अगर चेंज कर लेते हैं, दोबारा अगर 4 कर लें या 5 कर लें तो जब आप नेक्स्ट यहाँ पे बनाएंगे अपनी शेप तो आपको उसके मुताबिक बना के देगा। और ये दरमियान में जो सर्कल्स आ रहे हैं इससे मुराद ये होती है कि आप इसके कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं।
मूव टूल लें, साइड पे क्लिक करें तो आपके सामने ये पॉलीगॉन आ जाती है। इसकी बाकी तमाम प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट टूल जो आता है आपके पास लाइन टूल है। ये लाइन क्रिएट करने का काम आता है। क्लिक एंड ड्रैग करें तो लाइन क्रिएट हो जाएगी। इसमें आप फिल चेंज करना चाहें, स्ट्रोक चेंज करना चाहें तो आप स्ट्रोक चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल आ जाता है आपके पास वो है कस्टम शेप टूल। कस्टम शेप टूल में जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सी शेप्स पहले से मौजूद हैं। आप यहाँ पे शेप्स पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के अंदर मुख्तलिफ किस्म की शेप्स यहाँ पे बना के सेव की हुई हैं फ़ोटोशॉप में। तो आप इन शेप्स को क्लिक एंड ड्रैग करके ड्रॉ कर सकते हैं। क्लिक एंड ड्रैग किया और आपने शेप ड्रॉ कर ली और इसके अंदर वो कर देगा फिल और आपको लगा देगा स्ट्रोक। डिपेंड करता है आपके ऊपर। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे भी आ रही हैं, यहाँ पे भी आ रही हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ सेम है, आपने कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ठीक है, यहाँ से आप इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं और ये बाहर स्ट्रोक लगा हुआ है। अगर आप इसके स्ट्रोक को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्ट्रोक में जाके नन कर दें। इसके अलावा कस्टम शेप टूल में जाके बहुत सी आपको शेप्स मिल रही हैं। आप इन शेप्स को ड्रॉ करके देख सकते हैं। मैंने मूव टूल लिया, क्लिक एंड ड्रैग किया, इन तमाम शेप्स को किया सेलेक्ट और बैक स्पेस या डिलीट दबा के मैंने इन्हें डिलीट कर दिया। जब आप यहाँ से डिलीट करते हैं तो देखें आपकी लेयर्स में से भी वो शेप्स चली गई हैं। प्रॉपर्टीज़ को मैंने बंद कर दिया। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक इमेज को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये इमेज मैंने राइट क्लिक करके ओपन विद फ़ोटोशॉप किया तो ये फ़ोटोशॉप में खुल जाएगा। इस इमेज के अंदर आप ये देख रहे हैं, मैं इसको ज़रा आल्ट दबा के स्क्रॉल अप करूँगा माउस व्हील से तो ये जूम इन हो जाएगा। इसके अलावा आप इसको व्यू में जाके फिट ऑन स्क्रीन कर लें तो वो स्क्रीन के ऊपर फिट हो जाएगा। अब इस इमेज के अंदर हम इसकी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, इसके कलर्स को, इसके ह्यू एंड सैचुरेशन को चेंज करना चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं इजीली, क्योंकि आपका जो फ़ोटोशॉप है वो बना ही इसलिए है कि आप इसके अंदर पिक्सेल्स के अंदर चीज़ों को चेंज करें या एडिट करें या पिक्चर्स को एडिट करें। तो पिक्चर्स को एडिट करने के लिए हमारे पास इसके अंदर बहुत से टूल्स हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास एडजस्टमेंट लेयर्स हैं। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फ़ोटोशॉप एक रास्टर या पिक्सेल्स को एडिट करने वाला सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम पिक्सेल्स को एडिट करते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन या डिजिटल कैमरा से पिक्सेल्स के अंदर पिक्चर्स को लिया जाता है। पिक्सेल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे डब्बे होते हैं या स्क्वायर्स होते हैं जिससे मिलके आपकी डिजिटल स्क्रीन बनी होती है। आपके मोबाइल फ़ोन की या आपके लैपटॉप की स्क्रीन छोटे छोटे डब्बों या स्क्वायर से मिलकर बनी होती है जिनको पिक्सेल्स कहते हैं। तो फ़ोटोशॉप का पहला मकसद यही है कि हम पिक्सेल्स को एडिट करें, यानी कि फ़ोटोशॉप के अंदर हम अपनी पिक्चर के अंदर लाइट और उसके कलर्स की वैल्यू को एडजस्ट करें। तो ये काम हम एडजस्टमेंट लेयर्स में करते हैं। तो चलिए चल के कंप्यूटर स्क्रीन पे एडजस्टमेंट लेयर्स देखते हैं। एडजस्टमेंट लेयर्स आपको मिलती हैं ये नीचे राइट साइड पे पैनल, लेयर वाले पैनल के नीचे ये गोल आइकन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें तो ये सारी आपके पास एडजस्टमेंट लेयर्स आ रही हैं। इसके अलावा आपके पास एडजस्टमेंट लेयर्स का पैनल मौजूद है। विंडो में जाके विंडो में क्लिक करें और यहाँ पे एडजस्टमेंट्स पे क्लिक करें तो आपके सामने एडजस्टमेंट्स का पैनल खुल जाएगा। ये तमाम की तमाम आपके सामने एडजस्टमेंट्स आ रही हैं। इसके अलावा आप इमेज में जाके एडजस्टमेंट्स में जाएं तो यहाँ पे आपके पास एडजस्टमेंट्स आ रही हैं। ये सारी की सारी एडजस्टमेंट्स एक जैसी हैं, सेम है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एडजस्टमेंट्स में जाते हैं, एडजस्टमेंट वाले पैनल में जाते हैं। अगर आपने इसका ब्राइटनेस या कंट्रास्ट चेंज करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ब्राइटनेस कंट्रास्ट की एक एडजस्टमेंट लेयर आपके पास ऐड कर देगा। यहाँ पे आपके सामने ब्राइटनेस आ रही है, आप इसकी ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ से ब्राइटनेस को चेंज करें। इसके कंट्रास्ट बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करें या फिर यहाँ पे खुद टाइप कर लें अपने माउस, अपने कीबोर्ड से। जो वैल्यू आप टाइप करेंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप इसको ऑटो करना चाहते हैं तो ऑटो पे क्लिक करें तो वो अपने मुताबिक इसको स्कैन करेगा और उसको खुद से एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। इसको क्लोज़ करता हूँ, इस लेयर को क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ और इस डिलीट वाले आइकन पे लाके ड्रॉप करता हूँ तो ये लेयर डिलीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट लेयर में आते हैं जो कि लेवल्स हैं। लेवल्स भी बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे आपकी ब्राइटनेस कंट्रास्ट काम करती है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, मेरे पास यहाँ पे आ रही है इनपुट और ये आ रही है आउटपुट। ठीक है, आपको पता है कि आपकी जो RGB वैल्यू है, आपका जो इमेज है वो RGB कलर से मिलके बना हुआ है। ठीक है, जिसकी वैल्यू 0 से लेके 255 तक होती है। तो आपके पास यहाँ पे 0 से 255 तक वैल्यू आ रही है। आपको पता है कि आपके RGB मोड के अंदर 0 पे अंधेरा होता है या ब्लैक कलर होता है या कोई लाइट नहीं होती। तो 0 को जब आप इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी अंधेरे के अंदर या डार्क कलर के अंदर वैल्यूज़ को चेंज करेगा। इसी तरह 255 के ऊपर मैक्सिमम लाइट की वैल्यू होती है, या फिर यहाँ पे 255 के अंदर आप ये समझ लें कि यहाँ पे वाइट कलर होता है। तो वाइट कलर के अंदर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज करेंगे इस स्लाइडर के अंदर।
इसके अलावा यहाँ पे आ रही है मिड टोन्स, जो दरमियान में जो लाइट की वैल्यू होती है ना, वो आपके ये दरमियान वाले स्लाइडर से चेंज होती है। अब देखें यहाँ पे ये इनपुट और आउटपुट का आपके सामने ऑप्शन आ रही है। इससे मुराद ये होती है कि अगर आपने ब्लैक के अंदर वैल्यू को चेंज करना है तो मैं 0 को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, इसको यहाँ पर मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 10 कर देता हूँ। तो उसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे 10 है या जहाँ पे 10 की वैल्यू है जो डार्क ग्रे है, तो डार्क ग्रे को आप क्या करो, आउटपुट में जाके ब्लैक कर दो। तो मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा तो वो ब्लैक कलर ऐड करता जाएगा, ठीक है। और जब मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँगा 255 के करीब ले जाऊँगा तो उसका मतलब है कि मैक्सिमम कलर्स को वो ब्लैक कर देगा। इसी तरह यहाँ पे अगर 255 है तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ तो ये हमारे पास थोड़ा सा लाइट ग्रे कलर आ जाता है। तो अब वो बता रहा है कि लाइट ग्रे का जब हम इनपुट देंगे तो आप आउटपुट में लाइट ग्रे को वाइट कर दो, यानी कि जब आप इसको लेफ़्ट साइड पे मूव करते जाएंगे तो वो कलर्स को वाइट करता जाएगा, ग्रेस को वाइट करता जा रहा है, मैं करता जा रहा हूँ और आपके पूरे के पूरे इमेज को वाइट कर देगा, ठीक है। इसी तरह ये दरमियान वाला आपका स्लाइडर काम करता है, ठीक है। इसी तरह आउटपुट के अंदर आप चेंज करेंगे तो आपको उसके मुताबिक रिजल्ट मिल रहा है। इसके कुछ प्रीसेट्स भी मौजूद हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई करके। नेक्स्ट एडजस्टमेंट लेयर में आते हैं, मैंने इसको डिलीट किया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कर्व्स। कर्व्स के अंदर आपको एक ग्राफ नज़र आता है जिसको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। इस हिस्टोग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से आप इसमें क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो वो एक पॉइंट यहाँ पे क्रिएट कर देगा और उसके मुताबिक आपकी ब्राइटनेस कंट्रास्ट को एडजस्ट कर देगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको अगर इसको यूज़ करने में थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है तो आप एक काम करें, इसको अनडू करें। यहाँ पे आपको एक आइकन मिल रहा है हैंड का, ठीक है। आप इस हैंड को क्लिक करें और कहीं पे भी देखें, जब आप अपने माउस के कर्सर को लेके जाते हैं तो आपको बता रहा है, इसके अंदर आपको ग्राफ के अंदर दिखा रहा है, गोल सर्कल लगा के दिखा रहा है कि जिस पॉइंट के ऊपर हमारा कर्सर है वो इस ग्राफ के अंदर कहाँ पे मौजूद है वैल्यू। आप अगर इस वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पे अगर ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं, क्लिक करके ऊपर ड्रैग करेंगे तो उसकी ब्राइटनेस को बढ़ा देगा और यहाँ से भी उसको ऊपर की तरफ ले गया है। इसी तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब ब्लैक की तरफ आते हैं तो वो नीचे आ गया है, ठीक है, नीचे वाली साइड पे आ गया। तो आप जब इसको क्लिक करके नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो वो क्या करेगा, वहाँ पे डार्कनेस बढ़ा देगा, यानी कि इसके कंट्रास्ट को वो बढ़ा देगा। तो ये एक एस कर्व बन चुका है, ठीक है, जिसमें आपके इमेज का कंट्रास्ट बढ़ चुका है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ से इन आई ड्रॉपर्स की मदद से इसके डार्क कलर को, ब्राइट कलर को सेट कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। ये डार्क कलर सेट करेगा, इसे चूज़ करें, ब्लैक पॉइंट को रेफरेंस बनाएं तो उसके मुताबिक उसको एडजस्ट कर देगा। यहाँ से आप लाइट कलर को रेफरेंस बनाएं तो वो उसके मुताबिक आपके इमेज को एडजस्ट कर देगा। और ये मिड टोन्स वाला है, दरमियान में कहीं पे क्लिक करें, उसके मुताबिक आपके मिड टोन्स को एडजस्ट कर देगा, ठीक है। ये RGB के अंदर आप चेंज कर सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू को अलग-अलग यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसको ऑटो करके देख लें क्या रिज़ल्ट मिलता है। इसके अलावा आप इस पेंसिल की मदद से ख़ुद से भी इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। देखें, नेक्स्ट एडजस्टमेंट लेयर पे चलते हैं। मैंने इसको बंद कर दिया, डिलीट कर दिया। विंडो में जाके एडजस्टमेंट्स में जाके हमारे पास आ जाता है इसके बाद एक्सपोजर। एक्सपोजर के अंदर आप देख रहे हैं कि आपने इसकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट की वैल्यू को चेंज करना है, तो आप उसके मुताबिक यहाँ पे चेंज करेंगे। ऑफसेट की वैल्यू देख रहे हैं, अब जब इंक्रीज़ करते हैं तो आपके पास ये डार्क कलर के अंदर भी वो वाइट कलर को ऐड करता जा रहा है। इसी तरह गैमा करेक्शन है, तो गैमा करेक्शन को आप चेंज करेंगे और आप इन स्लाइडर्स की मदद से अपने मुताबिक जो है वो आउटपुट ले सकते हैं। कुछ प्रीसेट्स मौजूद हैं, आप प्रीसेट्स को भी चेंज करके देख सकते हैं। ये हमारी एक रो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वाली एडजस्टमेंट लेयर्स हैं ये काम करेंगी आपके कलर्स के ऊपर। अभी तक आपने जो एडजस्टमेंट लेयर्स की हैं ये आपकी काम करती थी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट के ऊपर या लाइट की वैल्यू के ऊपर। अब जो नेक्स्ट हैं ये कलर्स के ऊपर काम करेंगी। तो हमने इन एडजस्टमेंट लेयर्स को पहले बंद किया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट लेयर आपके पास आ जाती है वाइब्रेंस की। वाइब्रेंस से मुराद ये होती है कि आपने अपने इमेज के अंदर कलर्स की वैल्यू को बढ़ाना है या कम करना है। तो मैं वाइब्रेंस इंक्रीज़ करता हूँ तो वो कलर्स की वैल्यू को बढ़ाना शुरू कर देगा, ये कलर की सैचुरेशन बढ़ाना शुरू कर देगा। और अगर मैं सैचुरेशन को बढ़ाता हूँ तो भी वो कलर्स को बढ़ाएगा, लेकिन जब आप वाइब्रेंस में होते हैं तो वो कुछ कलर्स को ज़्यादा बढ़ाता है, कुछ कलर्स को कम बढ़ाता है। यानी कि जब आप वाइब्रेंस में होते हैं तो वो स्किन टोन्स को ज़्यादा नहीं बढ़ाता, स्किन टोन्स को प्रिजर्व रखता है या सेव रखता है। जबकि अब जब सैचुरेशन में होते हैं तो सैचुरेशन के अंदर वो तमाम के तमाम कलर्स को इंक्रीज़ कर देता है। इसी तरह अगर आप इसको -100 कर देते हैं तो आपकी जो इमेज है वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। मैं इसको अनडू करता हूँ और इस लेयर को डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट लेयर में आते हैं, ये आपकी है ह्यू सैचुरेशन की। तो ह्यू सैचुरेशन के अंदर आप ये देख रहे हैं कि ह्यू वाला जो स्लाइडर है ये आपके कलर्स को चेंज करेगा। जब मैं इसको चेंज करता हूँ तो वो कलर्स की वैल्यू को बदलना शुरू कर देता है। देखिए आपके इमेज के अंदर कलर्स बदलना शुरू हो गए हैं, सारे कलर डिस्टर्ब हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, ठीक है। ये इस तरह से बदलता है कि यहाँ पे देखें आपके सामने
ये आपके इनपुट कलर हैं, ये आउटपुट कलर हैं। इस इनपुट कलर के आगे सामने जो कलर होता है वो उसके अंदर फिल कर देता है। फॉर एग्जांपल देखें, अब इसके अंदर जहाँ पे ग्रीन है, ग्रीन कहाँ है, यहाँ पे, तो ग्रीन कलर कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इस ग्रीन के आगे जो कलर आएगा वो इस ग्रीन में फिल हो जाएगा। मैं इसको चेंज करता हूँ तो देखें, अब ग्रीन के आगे सियान कलर आ रहा है या ब्लू कलर आ रहा है। तो अब देखें आपके ग्रीन के अंदर सियान या ब्लू कलर सेट हो चुका है। अब ब्लू कलर आ गया है, आप यहाँ पे मैजेंटा कलर आ गया है, ठीक है। इसी तरह आप चेंज करते जा रहे हैं तो आपके कलर्स बदलते जा रहे हैं। इसके अलावा सैचुरेशन है। सैचुरेशन बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे आपने वाइब्रेंस के अंदर सैचुरेशन को देखा था। अब इसको राइट साइड पे मूव करेंगे तो वो कलर्स की इंटेंसिटी को बढ़ाना शुरू कर देगा, यानी कि कलर्स को बढ़ाएगा। लेफ्ट साइड पे करेंगे तो वो कलर्स को कम करेगा या आपके इमेज को ब्लैक एंड वाइट कर देगा। इसी तरह लाइट की वैल्यू है, लाइटनेस। आप लाइट को बढ़ाएंगे तो वो लाइट ऐड करता जाएगा, कम करेंगे तो वो लाइट को कम करता जाएगा और डार्कनेस बढ़ाता जाएगा। आप यहाँ से प्रीसेट्स भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे कलर्स को सेट भी कर सकते हैं, लॉक भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ग्रीन को सिलेक्ट करता हूँ तो अब मैं अगर ह्यू को चेंज करूँगा तो सिर्फ ग्रीन कलर चेंज हो रहा है, देखें। अगर मैं यहाँ से सियान कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब चेंज करूँगा तो सिर्फ सियान कलर चेंज हो रहा है पिक्चर में से, यहाँ से लॉक कर दिया उसने उस कलर को। अगर मैं ब्लू को चेंज करता हूँ तो ब्लू कलर चेंज होगा, एंड सो ऑन। आपके पास कुछ प्रीसेट्स भी मौजूद हैं, आप इन प्रीसेट्स को चेंज कर सकते हैं। मैं इसको बंद करता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। हम अगली एडजस्टमेंट लेयर में आएंगे जो कि है हमारे पास कलर बैलेंस। कलर बैलेंस के अंदर आप कलर्स को बैलेंस करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पास 3 स्लाइडर हैं। आप इस पहले स्लाइडर की मदद से रेड कलर इंक्रीज़ कर सकते हैं या सियान कलर इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो देखें, ये पहला स्लाइडर आपका रेड और सियान को एडजस्ट कर रहा है, दूसरा स्लाइडर आपके पास ग्रीन और मैजेंटा कलर को एडजस्ट कर रहा है, और तीसरा स्लाइडर आपके पास ब्लू और येलो कलर को एडजस्ट कर रहा है। आप प्रिजर्व लुमिनोसिटी को यहाँ से चेक कर लें तो वो लाइट की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, सिर्फ कलर्स को चेंज करेगा। और अगर आप यहाँ से शेडोज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं, ये जो डार्क एरियाज इनको सिलेक्ट करना चाहते हैं, सिर्फ उनको चेंज करना चाहते हैं, तो आप उसके मुताबिक यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर हाईलाइट्स को पिक करना चाहते हैं, जो हाईलाइट्स जो लाइट कलर्स हैं, वाइट के करीब जो कलर्स हैं, अगर आप उनको चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप हाईलाइट्स को सिलेक्ट करें। तो चेंज करें तो देखें सिर्फ हाईलाइट्स में चेंज कर रहा है। तो मैं इसको यहाँ से अंडू करता हूँ और इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ। मैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट लेयर में आता हूँ जो कि है हमारे पास ब्लैक एंड वाइट। आपने किसी कलर्ड इमेज को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करना है तो आप इस एडजस्टमेंट लेयर में आते हैं। अब आप ये देखें कि आपके इस इमेज के अंदर जो जो कलर मौजूद है उसकी आप लाइट की वैल्यू कितनी बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से एडजस्ट करेंगे, जिससे आपका इमेज मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। देखें, मैं इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स की सेटिंग को चेंज करता हूँ जिससे वो कलर मेरे पास वाज़ेह होकर सामने आ रहा है, ठीक है। इस तरह से मैं अपने ब्लैक एंड वाइट इमेज को मज़ीद क्लियर कर सकता हूँ या मज़ीद वाज़ेह कर सकता हूँ इन स्लाइडर्स की मदद से। मैंने इसको डिलीट किया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट लेयर में आ जाते हैं जो कि है हमारे पास फ़ोटो फ़िल्टर। फ़ोटो फ़िल्टर के अंदर आप ये देख रहे हैं कि आपने अपने इमेज के अंदर अगर किसी कलर को ऐड करना है, किसी कलर का टिंट ऐड करना है या किसी कलर को हल्का हल्का ऐड करना है, उसकी टोन को ऐड करना है, तो आप यहाँ से कलर को ऐड कर सकते हैं। जैसे ये कुछ प्रीसेट्स मौजूद हैं। अगर आप अपने इस इमेज को कूल करना चाहते हैं तो कूलिंग फ़िल्टर है। इसके अलावा आप वार्म करना चाहते हैं तो वार्मिंग फ़िल्टर है। और आप इसकी डेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखें, मैं जितनी ज़्यादा डेंसिटी करता हूँ उतना ज़्यादा वो कलर इसमें ऐड कर देता है। इसी तरह ऑरेंज कलर, इसी तरह आप सियान कलर, एंड सो ऑन। इसके अलावा आप इसमें कोई कस्टम कलर फिल करना चाहते हैं तो इस कलर को चूज़ करें और यहाँ क्लिक करें तो आपके सामने कलर पिकर खुल जाएगा और कलर पिकर के अंदर से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी अपना पसंद का कलर चूज़ करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डेंसिटी को चेंज कर सकते हैं। प्रिजर्व लुमिनोसिटी बिल्कुल सेम है जैसे आपने पहले किया है। हम इस एडजस्टमेंट लेयर को डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आते हैं जो कि है हमारे पास चैनल मिक्सर। चैनल मिक्सर के अंदर आप देख रहे हैं कि आपके पास रेड, ग्रीन एंड ब्लू का चैनल मौजूद है, चूँकि हमने ये RGB के अंदर डॉक्यूमेंट खोला हुआ है। तो रेड, ग्रीन, ब्लू के अंदर आपको जब आप ब्लू सेलेक्ट करते हैं तो ब्लू की वैल्यू 100 पे होती है, जब आप रेड सेलेक्ट करते हैं तो रेड की वैल्यू 100 पे होती है, जब आप ग्रीन सेलेक्ट करते हैं तो ग्रीन की वैल्यू 100 पे होती है। आप जब इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं तो वो पिक्चर के अंदर उसके मुताबिक वैल्यूज़ को चेंज करना शुरू कर देता है। ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे आपने कलर बैलेंस के अंदर किया था। रेड का अपोजिट जो है वो सियान कलर है, ग्रीन का अपोजिट जो है वो मैजेंटा कलर है। इसके अलावा ब्लू का जो अपोजिट कलर है वो आपका येलो कलर है। ब्लू को काम करते हैं तो येलो कलर बढ़ना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कलर्स को आप अपने चैनल्स के अंदर इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट लेयर में आते हैं जो कि है कलर लुकअप। अब कलर लुकअप के अंदर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की एडजस्टमेंट लेयर्स को लगा के कुछ प्रीसेट्स को सेव करके रखा हुआ है। जैसे मून लाइट है, इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी इस इमेज के अंदर वो डार्कनेस बढ़ा देता है,
इसमें कंट्रास्ट ऐड कर देता है, उसमें ब्लू कलर का टिंट लगा देता है, जिससे हमें ये इल्यूजन मिल रहा है कि हमारे पास नाइट का इफ़ेक्ट आ गया। इसी तरह हमारे पास एक इफ़ेक्ट है लेट सनसेट। जब लेट सनसेट को अप्लाई करते हैं तो देखें ऐसे लग रहा है जैसे ही सूरज गुरूब होने वाला है या शाम का टाइम है। तो ये इसने बादलों को येलो कर दिया, इसमें मेजेंटा कलर ऐड कर दिया और चीज़ों को डार्क कर दिया। ठीक है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की एडजस्टमेंट लेयर्स को मिला के ये कलर लुकअप डिज़ाइन करके यहाँ पे सेव किए हुए हैं। इनको आप अप्लाई करके देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो एडजस्टमेंट लेयर का आखिरी ग्रुप है, इसके अंदर हम कलर्स को इन्वर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, ये इन्वर्स वाला जो या इन्वर्ट वाला जो एडजस्टमेंट लेयर है, इसके अंदर उसने क्या किया, ब्लैक को वाइट कर दिया, वाइट को ब्लैक कर दिया, यानी कि कलर्स की वैल्यू को उसने बदल दिया है। इसको हम डिलीट करते हैं, एडजस्टमेंट्स को खोल लेते हैं और दोबारा नेक्स्ट वाली लेयर पे आ जाते हैं। इसमें आप ये देख रहे हैं कि पोस्टराइज वाली जो एडजस्टमेंट लेयर है, इसके अंदर आपके इमेज को पोस्टराइज कर दिया है, यानी कि उसने इसको कार्टून वाला इफेक्ट इसमें अंदर डाल दिया। अब इसके लेवल को बढ़ाते जाते हैं तो देखें उतनी ज़्यादा कलर्स की वैल्यूज़ को वो ऐड करता जा रहा है, या जितना लेवल कम करते जा रहे हैं उतने कलर्स को वो कम करता जा रहा है आपके इमेज में से। ठीक है, आपको अगर ये वाला इफेक्ट लगाना है तो आप पोस्टराइज वाली एडजस्टमेंट लेयर लगा सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट लेयर में आता हूँ, जो कि है हमारे पास थ्रेशोल्ड वाली एडजस्टमेंट लेयर है। इसमें आप ये देखें, आप इसकी वैल्यू को कम करें तो आपका इमेज जो है वाइट हो जाएगा। आप इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो वो ब्लैक एंड वाइट जो है वो कलर ऐड करता जाएगा। इसमें सिर्फ ब्लैक कलर है और सिर्फ वाइट कलर है। ठीक है, इन दो कलर्स की मदद से आपके इमेज के अंदर वो डिटेल्स को ऐड कर रहा है या डिलीट कर रहा है। अगली एडजस्टमेंट आपके पास जो आ जाती है वो है सिलेक्टिव कलर। ये वाली एडजस्टमेंट लेयर भी आपके पास जो है वो कलर्स की वैल्यू को चेंज करने के काम आती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने रेड को सिलेक्ट किया और इसके अंदर देखें हम इन स्लाइडर्स को चेंज करते हैं तो रेड की वैल्यू के अंदर चेंजिंग कर रहा है, जहाँ जहाँ रेड है उसके अंदर चेंज कर रहा है। इसके अलावा हम अगर यहाँ से येलो को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं, देखो जहाँ जहाँ येलोज़ हैं वहाँ पे वो वैल्यूज़ को चेंज कर रहा है, ब्लैक की वैल्यू को चेंज कर रहा है। इसके अलावा जहाँ पे भी आपके पास सियान है या ब्लू है, इसके अंदर आप चेंजिंग करते हैं तो उसके मुताबिक उसमें एडजस्टमेंट करता है। देखें इस तरह से आप बहुत अच्छे तरीके से अपने इमेज के अंदर एक एक कलर के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। ये देख रहे हैं ब्लैक के अंदर चेंजिंग कर रहा है। आपको देता हूँ। और हमारे पास जो लास्ट वाली एडजस्टमेंट लेयर आती है ये है ग्रेडियंट मैप। अब जब ग्रेडियंट मैप लगाते हैं तो ग्रेडियंट क्या होता है, आपका सबसे पहले ये समझें कि ग्रेडियंट आपका दो या दो से ज़्यादा कलर्स का आपस में ब्लेंड होता है। तो इस ग्रेडियंट के अंदर हमारे पास दो कलर्स हैं, एक लाइट ब्राउन और एक डार्क ब्राउन है, और इनके दरमियान ये ब्लेंड हो रहा है। तो जहाँ जहाँ पे डार्क वैल्यूज़ आ रही थी इस इमेज के अंदर, जहाँ जहाँ डार्क वैल्यूज़ थी वहाँ पे उसने ये वाला कलर लगा दिया, और जहाँ पे ब्राइट वैल्यूज़ थी वहाँ पे उसने ये वाला कलर लगा दिया। ठीक है, डार्क के अंदर हमने डार्क ब्राउन वाली वैल्यूज़ लगा दी हैं, लाइट के अंदर हमने लाइट ब्राउन वाली वैल्यूज़ यहाँ पे सेट कर दी हैं। ठीक है, और इस तरह दो कलर्स के अंदर या तीन कलर्स के अंदर आपका जो वो आपकी जो इमेज है उसको उसने सेट कर दी है। आप यहाँ से कलर्स को ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ नीचे कहीं क्लिक करें और यहाँ से कलर की वैल्यू ऐड करें, और इस तरह ग्रेडियंट की शक्ल में आप अपने इमेज के अंदर कलर्स को ऐड कर सकते हैं। मैं इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ। आप अगर यहाँ से देखते हैं तो आपने ये तमाम एडजस्टमेंट लेयर्स हैं वो कवर कर ली हैं, और अगर आप यहाँ से इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाते हैं तो आप ये देखें कि ब्राइटनेस कंट्रास्ट से लेके आपके पास सिलेक्टिव कलर तक आपने ये सारी की सारी एडजस्टमेंट जो हैं वो कवर कर ली हैं। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि आपकी एडजस्टमेंट लेयर्स के ऊपर ये जो तीन लेयर्स हैं ये फिल लेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल सबसे ऊपर जो सॉलिड कलर की लेयर है, जब आप तो आप देखते हैं कि आपके सामने कलर पिकर खुल गया है और आपकी पूरे के पूरे कैनवस के अंदर एक कलर उसने फिल कर दिया है। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कलर सेलेक्ट करते हैं और वो आपके पूरे के पूरे कैनवस के अंदर उसको फिल कर देगा एक अलग से लेयर बना के। आपने जब इसको चेंज करना है तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। डिलीट किया मैंने। उसके बाद दूसरी जो फिल लेयर है वो हमारे पास ग्रेडियंट की फिल लेयर है। ठीक है, ग्रेडियंट के टॉपिक हम करते हैं कुछ देर में, और मैं आपको बताता हूँ कि ग्रेडियंट आप किस तरह से यहाँ पे ऐड करेंगे। आपके पास कुछ यहाँ पे प्रीसेट पड़े हुए हैं, आप इन प्रीसेट्स को यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे पैटर्न की फिल लेयर आ रही है। जब आप इसमें पैटर्न सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास कुछ यहाँ से पहले से बनाए गए पैटर्न मौजूद हैं फ़ोटोशॉप के अंदर, तो वो पैटर्न्स को फिल कर रहा है देखें आपके इस लेयर के अंदर। ठीक है, इन पैटर्न्स को आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसका एंगल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसका स्केल चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, और आप इसको चेंज कर सकते हैं पैटर्न को, और यहाँ से ओके करेंगे तो वो पैटर्न इसमें फिल कर देगा। आप इसको हाइड कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। आपने फ़ोटोशॉप के अंदर किसी भी पार्ट को अगर रिमूव करना है, किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है या किसी ऑब्जेक्ट को डुप्लिकेट करना है,
तो ये काम करने के लिए हम कुछ मखसूस किस्म के टूल्स को यूज़ करते हैं, जैसे आपका हीलिंग ब्रश टूल या स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल या पैच टूल। तो इन टूल्स को कैसे यूज़ करना है, चलिए चल के कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं। आप ये देख रहे हैं कि आप अगर इस एप्पल को रिमूव करना चाहते हैं या इसको डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। हमारे पास यहाँ टूल बार के अंदर आप देख रहे हैं कि स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, हीलिंग ब्रश टूल है, पैच टूल है, कंटेंट अवेयर मूव टूल है। ये तमाम टूल्स की मदद से आप इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लिया, अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो ब्रश साइज़ है उसको एडजस्ट करता हूँ अपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक। मैं इसको रीसाइज़ कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और जब मैं इस पर क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ और इसके ऊपर अप्लाई करने के बाद जब मैं माउस बटन को रिलीज़ करूँगा तो वो क्या करेगा, साइड्स में से उठा के पिक्सल्स को इसके ऊपर पेस्ट कर देगा और उसको मर्ज कर देगा बैकग्राउंड के साथ। जैसे आप देख रहे हैं ये रिमूव हो चुका है। मैं इसको अंडू करता हूँ। अंडू करने के लिए मैं कंट्रोल Z दबाता हूँ, ठीक है, कंट्रोल Z। अगर आप पुराने वर्जन में हैं तो कंट्रोल Alt Z दबाएंगे मल्टीपल टाइम्स अंडू करने के लिए, और रीडो करने के लिए कंट्रोल Shift Z दबाएंगे। इसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने नेक्स्ट टूल में, हीलिंग ब्रश टूल में। हीलिंग ब्रश टूल भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है, लेकिन हीलिंग ब्रश टूल के अंदर हमें सोर्स पॉइंट डिफ़ाइन करना पड़ता है। यानी हम फोटोशॉप को बताते हैं कि हमें कहाँ से उठा के पिक्सल्स को इसके ऊपर लगाना है। मैं Alt दबा के यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये हमारा सोर्स पॉइंट बन गया। आप देखें इसके अंदर भी हमें वो सोर्स पॉइंट नज़र आ रहा है। तो मैं जब ड्रैग करता हूँ तो वो क्या करेगा, यहाँ से उठा के पिक्सल्स को इसके ऊपर लगाना शुरू कर देगा और इसको बैकग्राउंड के साथ मर्ज करना शुरू कर देगा, ठीक है। जब तक मैं इसको कंप्लीट नहीं कर देता वो बैकग्राउंड से मर्ज करता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारा एप्पल स्टार्ट हो गया था, तो ये जो प्लस का निशान नज़र आ रहा है इसके आगे एप्पल हमारा स्टार्ट हो गया था, तो दोबारा एप्पल यहाँ पे बनना शुरू हो गया है। तो हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, दोबारा सोर्स पॉइंट यहाँ से लेते हैं Alt दबा के, और इस पार्ट को भी यहाँ पे इस तरह फिल कर देते हैं। मैं अंडू करता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी टूल की मदद से इसको डुप्लीकेट करेंगे। तो मैं सोर्स पॉइंट यहाँ से ले लेता हूँ और जहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट करना चाहता हूँ वहाँ पे मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँगा और ये मैं इसको पेंट करके डुप्लीकेट कर देता हूँ अपने पूरे के पूरे एप्पल को। देखिए आपने इसको मुकम्मल तौर पे पेंट करना है ताकि ये ठीक तरह से मर्ज हो जाए बैकग्राउंड के साथ और कंप्लीट एप्पल बन जाए, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको डुप्लीकेट कर लिया हीलिंग ब्रश टूल से। अब हम पैच टूल को यूज़ करते हैं। तो पैच टूल जब हम सेलेक्ट करते हैं तो पैच टूल के अंदर हम क्या करते हैं, क्लिक एंड ड्रैग करते हैं और फ्री फॉर्म एक सिलेक्शन बना लेते हैं। और जब ये सिलेक्शन बन जाएगी तो क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो देखें जहाँ मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ ना वहाँ से उठा के वो पिक्सल्स को इस जगह के अंदर रिप्लेस कर रहा है, और जब मैं इसको छोड़ूंगा तो उन पिक्सल्स को यहाँ पे रिप्लेस कर देगा और मर्ज कर देगा बैकग्राउंड के साथ। सिंपल और ईजी है। इसी तरह मेरे पास कंटेंट अवेयर मूव टूल है। कंटेंट अवेयर मूव टूल क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वो टूल लेके सिलेक्शन बनाई और सिलेक्शन बनाने के बाद अब मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँगा। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास दो मोड्स नज़र आ रहे हैं मुझे। अगर मैं इसको मूव करना चाहता हूँ तो ये यहाँ से उठा के यहाँ पे मूव कर देगा। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँगा तो वो क्या करेगा, यहाँ से उठाएगा और यहाँ लगाएगा और इसकी डुप्लीकेट यहाँ पे बना देगा, इसको रिमूव नहीं करेगा। तो मैं इसको मूव करके देखता हूँ। पहले तो यहाँ से ओके करता हूँ, एनालाइज करेगा, उसको यहाँ ट्रांसफ़र करेगा और इसको फिल कर देगा, सराउंडिंग में से पिक्सल्स उठा के इसके अंदर फिल कर देगा। ये देखें। इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर लेता हूँ और अब क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो देखिए वो क्या करेगा, इसको डुप्लीकेट ले लेगा यहाँ पे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अब ये जो सिलेक्शन है इसको कंट्रोल D से मैं ख़त्म कर देता हूँ। रेड आई टूल वहाँ काम आता है जहाँ पे पुराने कैमरास के अंदर रात के टाइम जब हम तस्वीर खींचते थे तो हमारी आंखों के अंदर रेड कलर का डॉट्स आना शुरू हो जाते थे या रेड कलर का स्पॉट आते थे। तो उसको रिमूव करने के लिए हम रेड आई टूल को यूज़ करते हैं। रेड आई टूल जस्ट आप आंख के ऊपर रख के क्लिक करेंगे तो वो उसमें से रेड कलर के डॉट्स को रिमूव कर देगा। आजकल के कैमरास में ये प्रॉब्लम नहीं आती, अब वो कैमरा के अंदर उन्होंने फ़िक्स कर दिया हुआ है इस मसले को। इसके बाद हमारे पास इसी से मिलता जुलता क्लोन स्टैम्प टूल है। क्लोन स्टैम्प टूल आपका काम आएगा जब आप कहीं से सोर्स पॉइंट को उठा के कहीं पे लगाते हैं और उसको बैकग्राउंड के साथ मर्ज नहीं करते, बिल्कुल एज़ इट इज़ उठा के लगाते हैं। देखिए मैं जो चीज़ यहाँ से उठा रहा हूँ ना उसको बिल्कुल एज़ इट इज़ लगा रहा है बैकग्राउंड से मर्ज किए बगैर, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको किसी ऐसी प्रिसाइज जगह पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको बैकग्राउंड के साथ मर्ज नहीं करना, ठीक है। तो ये वहाँ पे बड़ा अच्छा काम करेगा।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज़ को रिमूव करना चाहता हूँ, मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से सोर्स पॉइंट लूँगा और इसके ऊपर लगा दूँगा। तो ये देखें, इस पार्ट को इसके ऊपर इन पिक्सेल्स को उठा के प्लस वाले निशान से पिक्सेल्स उठा रहा है और इस जगह पे प्लेस कर रहा है जहाँ पे मेरा ब्रश है। ठीक है, अब यहाँ पे चूँकि आपका पेज ख़त्म हो चुका है तो यहाँ से दोबारा सोर्स पॉइंट डिफ़ाइन करें और इस पार्ट को भी फिल कर दें। लें जी, आपने इसको रिमूव कर दिया। पैटर्न स्टैम्प टूल पैटर्न को फिल करता है। पैटर्न को आपने कहीं पे पेंट करना है तो पैटर्न आप यहाँ पे पेंट कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न्स जो आपने सेव किए हुए हैं फ़ोटोशॉप में, वो यहाँ पे आप पेंट कर सकते हैं पैटर्न स्टैम्प टूल की मदद से। पैटर्न्स कैसे डिफ़ाइन करने हैं ये हम अभी करके देखते हैं कुछ देर में। बिल्कुल इसी तरह हम इन टूल्स की मदद से किसी भी पुरानी पिक्चर को रीस्टोर कर सकते हैं। ये देखें, मैंने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लिया और मैं इन स्पॉट्स को या इन निशानात को रिमूव कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, और इस पुरानी पिक्चर को रीस्टोर कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे मैं हीलिंग ब्रश टूल लगाता हूँ, इसका साइज़ मैं एडजस्ट करूँगा, यहाँ से सोर्स पॉइंट लूँगा और यहाँ पे लगा दूँगा। ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने अगर फ़ोटोशॉप में किसी पिक्चर के बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है या किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपने उसको कॉपी करना है, डुप्लिकेट करना है या उसकी जगह कोई और चीज़ वहाँ पे रिप्लेस करनी है, तो उसके लिए हमें सिलेक्शन करनी पड़ती है। तो फ़ोटोशॉप में सिलेक्शन करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स को यूज़ किया जाता है। तो इन टूल्स को कैसे यूज़ करना है, चलिए चल के कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं। मैंने एक और इमेज ओपन कर लिया है और इसको व्यू में जाके मैं यहाँ पर फिट ऑन स्क्रीन कर लेता हूँ। अब मैं इस एप्पल को सेलेक्ट करूँगा, तो सिलेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स मौजूद हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। रेक्टेंगुलर मार्की टूल रेक्टेंगल की फॉर्म में सिलेक्शन करने के काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया तो ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म में सिलेक्शन आ गई है और ये छोटे छोटे डॉट्स आ रही हैं, छोटी छोटी डैशेस मूव कर रही हैं। इनको मार्चिंग आंट्स कहते हैं, यानी कि चलती हुई चींटियाँ। ऐसे ही लगता है जैसे चींटियाँ हरकत कर रही हैं। अब हम अगर इस सिलेक्शन को मूव करना चाहते हैं तो मैं इसी टूल के ऊपर रहते हुए इसको क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो ये मेरी सिलेक्शन मूव करेगी। और अगर मैं इन पिक्सेल्स को मूव करना चाहता हूँ जो इसके अंदर आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं मूव टूल लूँगा और क्लिक एंड ड्रैग करूँगा। मैंने पहले इसको अनलॉक कर लिया, यहाँ से लॉक वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो ये अनलॉक हो जाएगा। तो अब मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो देखिए वो पार्ट ही मेरा मूव कर रहा है दूसरी जगह पर। ठीक है, इसको मैं कॉपी भी कर सकता हूँ Ctrl+C से और किसी दूसरे जगह पे जाके किसी और डॉक्यूमेंट में जाके पेस्ट कर सकता हूँ। मैं इसको अंडू करता हूँ और नेक्स्ट टूल में आता हूँ, Ctrl+D से मैं इसको डीसेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो वो एलिप्स की फॉर्म में सिलेक्शन करेगा क्योंकि ये हमारे पास एलिप्टिकल मार्की टूल है। अब एलिप्स की शक्ल में हमने सिलेक्शन बना लिया है। इसको अगर हम मूव करना चाहते हैं तो मूव कर सकते हैं। इसको अगर हम Ctrl+C से कॉपी करना चाहते हैं और किसी और डॉक्यूमेंट में जाके Ctrl+V से पेस्ट करेंगे तो वो पूरी की पूरी सिलेक्शन यहाँ पे हमारे पास एक नई लेयर के अंदर हमें पेस्ट कर देगा। अगर इसको छोटा करना है Ctrl+T से फ्री ट्रांसफॉर्म करेंगे और इसका बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा और इसको आप यहाँ से छोटा या बड़ा कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। Ctrl+D से मैंने इसको डीसेलेक्ट किया। सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल एक पिक्सल की रो या एक पिक्सल के कॉलम को सिलेक्ट करने के काम आता है। तो इसका हमारे काम से कोई लिंक नहीं है, हम इसको यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट आ जाए लासो टूल। लासो टूल फ्री फॉर्म सिलेक्शन करने के काम आता है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पे फ्री फॉर्म सिलेक्शन करता हूँ और जब मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे लाके छोड़ता हूँ तो वो उसको यहाँ से सिलेक्शन में कन्वर्ट कर देता है। अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ, सिलेक्शन को मूव कर सकता हूँ। अगर मैं मूव टूल में आ जाता हूँ तो मैं इन पिक्सेल्स को मूव कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, कट कर सकता हूँ और किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में जाके पेस्ट कर सकता हूँ। Ctrl+T से मैं इसको रीसाइज भी कर सकता हूँ। मैं इसको अंडू करता हूँ और Ctrl+D से डीसेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है पॉलीगोनल लासो टूल। पॉलीगोनल लासो टूल इस तरह से काम करता है कि आप क्लिक क्लिक करते जाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइंस बनाता जाता है और जब स्टार्टिंग पॉइंट पे आके आप इसको क्लिक करते हैं तो वो इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट कर देता है। अब इसके साथ आप वो तमाम काम कर सकते हैं जो आप किसी भी सिलेक्शन के साथ कर सकते हैं। Ctrl+D से मैंने डीसेलेक्ट किया। नेक्स्ट टूल में आगे मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल क्या काम करता है, ये आपके इमेज के अंदर
पिक्सल्स के कलर्स को देखता है और उसकी बेस पे सिलेक्शन करता है। फॉर एग्जांपल मैंने मैग्नेटिक लासो टूल लिया, आप देखें यहाँ पे मेरे पास जो एजेस आ रहे हैं, ये पीछे बैकग्राउंड में वाइट है और एप्पल के अंदर रेड कलर है और इसके दरमियान में ये एज है। ये एज के साथ साथ खुद ब खुद चिपकना शुरू कर देगा और पॉइंट्स बनाना शुरू कर देगा। ये एंकर पॉइंट्स बनाता जा रहा है और एज के साथ ऑटोमेटिकली चिपकता जा रहा है। अब जहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, बाहर निकल आए, आप बैक स्पेस दबाएं, वो उतने पॉइंट्स पीछे आ जाएगा और दोबारा से ट्राई करें तो वो आपकी मिस्टेक जो है वो कवर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो रही है। अच्छा, जहाँ पे आपको लगे कि वो मिस्टेक करने लगे, आप उसको क्लिक कर लें तो वो आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे एंकर पॉइंट बना लेंगे। ठीक है, अब ये इतनी परफेक्ट सिलेक्शन नहीं कर रहा क्योंकि ये टूल ही ऐसा है। अगर इस एप्पल की हमने सिलेक्शन करनी है तो इस टूल को कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, हम किसी और टूल में काम करेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक किया तो उसने इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब आप इसको मूव टूल की मदद से क्लिक एंड ड्रैग करके कहीं दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल टी और इसको ऑल्ट दबा के छोटा किया। ऑल्ट दबाने से वो सेंटर चेंज नहीं करता, सेंटर को लॉक कर देता है और यहाँ से ओके कर दिया। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वांड टूल, ये टूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करें और क्लिक करके ड्रैग करें तो इस सिलेक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्ट प्रोमिनेंट होगा उसको आपका फ़ोटोशॉप ऑटोमेटिकली स्कैन करके सिलेक्ट कर लेगा। देखें, उसने ये ऑब्जेक्ट को बड़े आसानी के साथ सेलेक्ट कर लिया है बग़ैर किसी कोशिश के, बग़ैर आपकी मेहनत किए। तो इसको आप कंट्रोल सी से कॉपी करें और दूसरे इमेज में जाके यहाँ पे आप कंट्रोल वी से पेस्ट करें और कंट्रोल टी से इसको रीसाइज कर लें। ये लें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल कलर्स की बेस पे सिलेक्शन करता है, यानी कि आपके जो सिमिलर कलर्स हैं, जहाँ पे एक जैसे कलर्स आ रहे हैं, वो उसको सिलेक्शन में ऐड करता जाएगा। इसको क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो सिलेक्शन में ऐड करता जाएगा। अब देखें, आप अपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक अपने ब्रश साइज़ को एडजस्ट करें और इसको यहाँ से प्लस वाले पे क्लिक कर लें तो प्लस वाला सिलेक्शन में ऐड करेगा, माइनस वाला सब्ट्रैक्ट करेगा सिलेक्शन में से या निकालता जाएगा। तो हम प्लस वाला लेते हैं और क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो देखें उसने सिमिलर कलर्स को सिलेक्शन में ऐड कर दिया। कुछ सिलेक्शन बाहर निकल गई है तो हम ऑल्ट दबा के या माइनस वाला वो सिलेक्ट करके इसको सिलेक्शन से निकाल लें और जब छोड़ेंगे दोबारा प्लस वाला आ जाएगा तो ऐड टू सिलेक्शन करता जाएगा। हम सिलेक्शन में ऐड करते जा रहे हैं और आप इसको कंट्रोल सी से कॉपी करके कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो मैं इसको कंट्रोल डी से अनडू करता हूँ और नेक्स्ट टूल पे आते हैं। इसके बाद हमारे पास है मैजिक वांड टूल। मैजिक वांड टूल क्या करता है, ये वहाँ पे काम आता है जहाँ पे आपके पास एक जैसे कलर हैं। जैसे इसकी बैकग्राउंड है, इस इमेज की बैकग्राउंड में वाइट कलर है और यहाँ पे कुछ ग्रे के शेड्स हैं। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करें वाइट कलर पे तो देखें उसने सिमिलर कलर्स को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से उसने सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे शेडो है और यहाँ पे कलर डिफरेंट है। और अगर आप इसको भी सिलेक्शन में डालना चाहते हैं तो इसकी टॉलरेंस जो है वो थोड़ी सी बढ़ा लें। कंट्रोल डी करता हूँ, इसकी टॉलरेंस बढ़ाता हूँ और अब मैं क्लिक करूँगा तो देखें उसने ज़्यादा एरिया को सिलेक्शन में ऐड कर लिया है, कम एरिया रह गया है। तो आप क्या करें, इसको ऐड टू सिलेक्शन करें, यहाँ पे इसके मोड में ऐड टू सिलेक्शन करें और इस पार्ट पे भी क्लिक करें तो वो इसको भी सिलेक्शन में ऐड कर लेगा। इसके साथ मिलते जुलते कलर्स को भी सिलेक्शन में ऐड करता जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने कुछ एरिया मज़ीद सेलेक्ट कर लिया है जो कि मैं नहीं करना था। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इन्वर्स कर सकते हैं। आप सेलेक्ट में जाके इन्वर्स करें तो आपका एप्पल सेलेक्ट हो जाएगा, पीछे वाली बैकग्राउंड सेलेक्ट नहीं रहेगी। अब आप क्विक सिलेक्शन में आएँ और ये जो पॉइंट्स आपने सिलेक्शन में ऐड करने हैं वो सिलेक्शन में ऐड कर लें यहाँ से। ठीक है, इस तरह से आपने सिलेक्शन कर ली। कंट्रोल डी से मैं डी सेलेक्ट करता हूँ। जी, तो आप देख रहे हैं कि हमने एक नए इमेज को फ़ोटोशॉप में ओपन कर लिया है और हम इसको फिट ऑन स्क्रीन कर लेते हैं। अब आप अगर ये देखें कि आप इसकी सिलेक्शन करके इसकी बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं या ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। हमने क्या किया, हम इसको किसी भी सिलेक्शन मेथड से सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लिक एंड ड्रैग करें, पूरे के पूरे इस एरिया के अंदर जो ऑब्जेक्ट उसको नज़र आएगा उसको सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, देखिए उसने ज़्यादातर पार्ट को सिलेक्ट कर लिया, कुछ पार्ट रह गया है। इसको आप क्विक सिलेक्शन की मदद से कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने ऐड टू सिलेक्शन किया
और यहाँ से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे इसके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड अ लेयर मास्क वाले इस बटन पे क्लिक करता हूँ। ये लेयर्स पैनल के नीचे आपको नज़र आ रहा है ऐड अ लेयर मास्क। इस पर क्लिक करूँगा तो क्या करेगा, जो पार्ट आपकी सिलेक्शन में था वो एक्टिव था उसको रहने देगा, और जो बैकग्राउंड में था जो सिलेक्ट नहीं था उसको उसने ब्लैक कर दिया और या ट्रांसपेरेंट कर दिया। ठीक है, आपको मास्क के अंदर वो ब्लैक नज़र आ रहा है जो पार्ट ट्रांसपेरेंट है। आप अगर इसे दोबारा वापस लाना चाहते हैं, शिफ्ट दबा के इस मास्क वाले आइकन पे क्लिक करें तो मास्क डिसेबल हो जाएगा। दोबारा शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा वो ट्रांसपेरेंट कर देगा। अब इसकी बैकग्राउंड में हम कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर ये लगा देते हैं बैकग्राउंड में, इसको थोड़ा सा रीसाइज करें और इधर से ओके करें और इसको उठा के बैकग्राउंड में ले जाएं, तो ये देखें आपने एक इमेज की बैकग्राउंड बदल ली है। इसके अलावा आप सिलेक्शन करके किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्विक सिलेक्शन टूल लेता हूँ और मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और मैं इस पार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं एडजस्टमेंट लेयर में जाऊँगा और यहाँ से ह्यू सैचुरेशन वाली एडजस्टमेंट लेयर लगाता हूँ और इसका ह्यू चेंज करूँगा। तो देखें जो हमने सेलेक्ट किया था सिर्फ उसका कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, इसकी सैचुरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं, लाइट की वैल्यू जो है वो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और ये एडजस्टमेंट लेयर है, इस पर जब आप इसको ऑफ़ करेंगे तो देखें दोबारा वही से पहले वाला कलर आपके सामने आ गया है। इसके अलावा आप अगर किसी ऐसे इमेज के अंदर हैं जिसके अंदर सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल है, जैसे फॉर एग्जांपल इस इमेज का बैकग्राउंड है तो इसको सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल है आपके पास इन टूल्स की मदद से, तो आप चैनल के ज़रिए भी सिलेक्शन कर सकते हैं। चैनल के ज़रिए आप वहाँ सिलेक्शन करेंगे जहाँ पे आपके बैकग्राउंड और उस ऑब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा कंट्रास्ट है जिसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बैकग्राउंड को अगर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं या इसके ऊपर मौजूद फ्लावर्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, इन दोनों के दरमियान वाज़ेह फ़र्क है, कलर का डिफरेंस है। तो हम इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, हम यहाँ से चैनल्स वाले पैनल में जाएंगे और यहाँ से रेड ग्रीन ब्लू को ओपन करके देखेंगे जिस चैनल के अंदर सबसे ज़्यादा डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है वो सिलेक्ट करेंगे, उसकी कॉपी ले लेंगे। रेड कलर है, इसकी कॉपी लेंगे, यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे, इस न्यू वाले बटन पे ला के छोड़ेंगे तो इसकी कॉपी आ जाएगी यहाँ पे। अब इस कॉपी के अंदर हमने इसका कंट्रास्ट बढ़ाना है। कंट्रास्ट इस तरह से बढ़ाना है कि आप इमेज में जाके एडजस्टमेंट्स में जाके लेवल्स में जाके आप इसका कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं। देखें मैंने ये जो ब्लैक वाला डार्क कलर वाला स्लाइडर है इसको आगे मूव किया, लाइट कलर वाले स्लाइडर को आगे मूव किया, तो आपके जो फ्लावर्स हैं वो वाइट हो चुके हैं और जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो चुकी है। ठीक है, ये दो कलर्स आ चुके हैं। इसको ज़्यादा आगे मूव नहीं करेंगे ताकि वो कहीं ज़्यादा पार्ट्स को सिलेक्ट ना करना शुरू कर दे। तो आप इसको पूरा पूरा आगे मूव करेंगे कि आपका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो जाए और इसके आगे वाले जो पार्ट्स हैं वो वाइट हो जाएं। अब हम क्या करेंगे, अब फ़ोटोशॉप का एक असूल ये है कि जब कंट्रोल दबा के आप किसी भी इमेज पे सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर जो वाइट कलर होता है वो उसको सिलेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल मैं इस थंबनेल के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसके अंदर जितना भी वाइट कलर है उसने वो सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं बंद करता हूँ और RGB पे क्लिक करता हूँ, इस चैनल को बंद कर देता हूँ, RGB को सिलेक्ट करता हूँ, दोबारा लेयर्स में जाता हूँ और अब देखें हमारे पास ये फ्लावर्स सेलेक्ट हो चुके हैं। अब हम अगर इसके ऊपर मास्क लगाते हैं तो वो इन फ्लावर्स की बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। और अगर आप इसकी बैकग्राउंड में कुछ लगाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर कोई कलर फिल कर सकते हैं, कोई ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक इमेज को इसकी बैकग्राउंड में लगा के आपको दिखाता हूँ। ये इमेज मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आया और इसको मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया और यहाँ से ओके किया और ड्रैग करके नीचे ले गया तो ये इसकी बैकग्राउंड में आ गया। तो इसकी बैकग्राउंड हमने बदल ली है। और आप अगर इन फ्लावर्स का कलर भी बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, एडजस्टमेंट में जाके ह्यू सैचुरेशन में जाके इसका ह्यू चेंज कर लें। अच्छा, अब आप एक चीज़ ये नोट कर रहे हैं कि आप जब ह्यू चेंज कर रहे हैं तो वो नीचे वाली दोनों लेयर्स का ह्यू या कलर चेंज कर रहा है। आपने अगर इसको क्लिप करना है, सिर्फ ऊपर वाली लेयर का आपने सिर्फ कलर चेंज करना है तो आप इसको क्लिप कर देंगे। अगर आप सिर्फ ऊपर वाली लेयर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिप कर लेंगे। यहाँ पे क्लिप की ऑप्शन मिल रही है, इस पर क्लिक करें। अब जो एडजस्टमेंट अप्लाई होगी वो सिर्फ इस वाली लेयर पे अप्लाई होगी, इसके नीचे वाली पे नहीं होगी। अब मैं इसका ह्यू चेंज करता हूँ तो देखें वो सिर्फ इन फ्लावर्स का कलर चेंज कर रहा है। जी, तो टाइप टूल की मदद से आप अपने
डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को ऐड करते हैं। तो टाइप टूल हमारे पास यहाँ पे टी लिखा हुआ है और इसकी शॉर्टकट की भी टी है। आप इस पर क्लिक करें, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल सेलेक्ट करें और यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट करें। एक न्यू लेयर क्रिएट की और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जब हम सिंगल क्लिक करेंगे तो वो एक सिंगल लाइन में टेक्स्ट को ऐड करेगा। और यहाँ पे हम इसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। हमने इसको फ़ॉन्ट चेंज किया, हमने इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज किया, बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, क्या रखना है। यहाँ से उसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे। साइज़ इंक्रीज़ आप यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हैं और यहाँ टी के ऊपर क्लिक एंड ड्रैग करें, राइट साइड पे ले जाएं तो भी इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। और यहाँ पे एंटी एलियासिंग है, यानी कि आपके जो इसके जो एजेस हैं उसकी शार्पनेस को देखता है कि वो किस तरह से उसको शार्प करना है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अडोबी फोटोशॉप, और इसको मैं यहाँ से जब कमिट करता हूँ या टिक करता हूँ तो ये यहाँ पे इसको फाइनल कर देगा और इसको क्लिक एंड ड्रैग करके मूव टूल से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। और अब अगर मुझे इसके अंदर कोई कलर फिल करना है तो मैं कैसे करूँगा, टाइप टूल में जाके इस पर 3 दफ़ा क्लिक करूँगा तो ये पूरे का पूरा टेक्स्ट मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे कलर की ऑप्शन है, ये वाइट कलर का बॉक्स है, इस पर क्लिक करेंगे तो कलर पिकर खुल जाएगा। आप यहाँ से कलर बना भी सकते हैं, चूज़ भी कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पे पिक्चर में आते हैं तो देखें कि आई ड्रॉपर आ रहा है। इस आई ड्रॉपर की मदद से भी आप इस किसी भी कलर को पिक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं कोई कलर पिक करके यहाँ पे लगा सकता हूँ और इसको ओके करूँगा और ये कमिट कर देगा। अब मैं इसका अगर फ़ॉन्ट बदलना चाहूँ तो मैं इसका फ़ॉन्ट भी बदल सकता हूँ। मूव टूल लेके इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, अलाइन कर लेता हूँ सेंटर में। अब अगर मैं इसकी बैकग्राउंड को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसकी बैकग्राउंड भी बदल सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा फिल लेयर में और सॉलिड कलर में जाके यहाँ पे मैं येलो के करीब कोई कलर इसकी बैकग्राउंड में लगा देता हूँ और इसको ड्रैग करके नीचे ले जाता हूँ। अब अगर आप पैराग्राफ के अंदर किसी टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं तो आप टाइप टूल लें और क्लिक एंड ड्रैग करें। क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो वो पैराग्राफ के अंदर आपके टेक्स्ट को ऐड कर देगा। अब ये देखें यहाँ पे ऐसा क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारा जो फ़ॉन्ट है वो थोड़ा सा अजीब है। फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे, फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद हमारे पास कुछ टेक्स्ट की ऑप्शंस आ रही हैं। वो टेक्स्ट की ऑप्शंस हमारे पास करैक्टर पैनल में आती हैं। तो करैक्टर पैनल में जाएंगे, सबसे पहले इसका साइज़ थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। साइज़ को एडजस्ट किया, करैक्टर पैनल खोला, इस आइकन पर क्लिक करके अब यहाँ पे देखें हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। इस ऑप्शंस के अंदर सबसे पहले लीडिंग आ रही है जो कि लाइन के दरमियान स्पेसिंग है। अब इस लीडिंग को यहाँ से ऑटो कर दें। ऑटो करने के बाद आपके पास यहाँ पे कर्निंग आ रही है। तो कर्निंग की जो ऑप्शन है वो आप सेट करें, यहाँ से क्लिक करके इसको भी आप 0 कर दें, ठीक है। इसके बाद आप क्या करें, आपके और अपने फ़ॉन्ट के साइज़ को एडजस्ट करके देखें, ठीक है। ये फ़ॉन्ट साइज़ मैंने एडजस्ट किया तो उसने पैराग्राफ की फॉर्म में यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड कर दिया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। सबसे पहले आप इस टेक्स्ट को क्लिक करें, 4 दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये पूरे का पूरा टेक्स्ट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। और आप यहाँ पे देखें कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। ये इसकी हाइट है, आपके टेक्स्ट की हाइट चेंज करेगा, ठीक है। ये टेक्स्ट की विड्थ को चेंज करेगा, देखें, ठीक है। और ये लाइन स्पेस को चेंज करेगा, यानी कि जिसके ऊपर आपकी जो बेस लाइन है जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है ये उसको शिफ्ट करेगा। उसको ऊपर आपने लेके जाना है या नीचे लेके आना है, तो इसको रिकमेंड नहीं किया जाता आमतौर पे चेंज करने के लिए। और नीचे आपके पास फॉक्स बोल्ड है, ठीक है। आपके पास अगर आपके फ़ॉन्ट के अंदर बोल्ड की ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा इटैलिक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शन आ रही हैं, ये आप ख़ुद एक्सप्लोर करके देख लें। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। बिल्कुल इसी तरह जब आप इसके नीचे वर्टिकल टाइप टूल को सिलेक्ट करेंगे और जब आप क्लिक करेंगे तो वर्टिकली टेक्स्ट को ऐड करेगा, जिस तरह से आपको यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है। आमतौर पर इस तरह टेक्स्ट हम नहीं लिखते, लेकिन अगर हम लिखना चाहें तो इस तरह वर्टिकल टाइप टूल से लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास वर्टिकल टाइप मास्क टूल है। इससे मुराद ये होती है कि जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास वो टेक्स्ट लिखने की बजाय टेक्स्ट की सिलेक्शन बना देता है। टेक्स्ट की सिलेक्शन से मुराद ये होती है कि आप इसके अंदर ये सिलेक्शन की शक्ल में टेक्स्ट लिख देता है। आप इसके अंदर कुछ भी लिखना चाहें या इसको कॉपी करना चाहें, किसी इमेज में से सिलेक्शन बना के कोई पिक्सेल्स को आप कॉपी करना चाहते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में, तो आप वो यहाँ से इजीली कर सकते हैं। आपने भी आई ड्रॉपर टूल को देखा है। आई ड्रॉपर टूल बिल्कुल इसी तरह काम करता है जैसे आपने भी यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल को अगर शेप बनानी है तो मैं एक पॉलीगॉन टूल से एक शेप बना लेता हूँ।
इसके कॉर्नर में, और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मैं अगर इस शेप के अंदर कोई टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ या इसके अंदर कोई कलर फिल करना चाहता हूँ इस इमेज में से, तो वो मैं कैसे करूँगा। मैंने क्या किया, मैंने ये शेप ली और इसको सेलेक्ट किया और आई ड्रॉपर टूल लिया। आई ड्रॉपर टूल लेने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो क्या करेगा, मेरे पास इस फोरग्राउंड कलर के अंदर उसको फिल कर देगा। अब ये एक बात आप ये देखें, आपके पास यहाँ पे फोरग्राउंड कलर है और ये जो नीचे वाला कलर है ये आपका बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को आप यहाँ से स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, ये स्वैप वाला बटन है और आपने देखें फोरग्राउंड कलर के अंदर आपके पास ये कलर आ चुका है। आप इस कलर को यहाँ से क्लिक करके कलर पिकर में ओपन कर सकते हैं और इसका हेक्साडेसिमल कोड आपके सामने आ रहा है। आप इस हेक्साडेसिमल कोड को कॉपी कर सकते हैं और इसको ओके करें और आप इस शेप में जाएं और इसके फिल के अंदर जाके आप कलर पिकर में जाके यहाँ से इसको पेस्ट कर सकते हैं, या आप जस्ट यहाँ से ही इसको खोलने के बाद यहाँ से आई ड्रॉपर की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको ओके कर सकते हैं और आप इस शेप के अंदर वो कलर को यहाँ से उठा के फिल कर लेंगे। आप किसी भी इमेज को अगर क्रॉप करना चाहें तो आपके पास यहाँ पे क्रॉप टूल मौजूद है। आप क्रॉप टूल को सिलेक्ट करें और आपके पास यहाँ पे देखें एक बॉक्स नज़र आ रहा है। अगर आप इस बॉक्स की मदद से क्रॉप करना चाहते हैं तो आप क्लिक एंड ड्रैग करें और अपनी मर्ज़ी से उन पॉइंट्स को सेट कर लें और यहाँ से जब इसको कमिट करेंगे तो वो आपके इस कैनवस को क्रॉप कर देगा। आपने अगर इस कैनवस का साइज़ बढ़ाना है आप तो भी क्रॉप टूल की मदद से बढ़ा सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया, कैनवस का साइज़ बढ़ा दिया और यहाँ से ओके किया तो आपके कैनवस का साइज़ अब चेंज हो चुका है। अब देखें उसने क्या किया, यहाँ पे बैकग्राउंड वर्क कलर लगा दिए। जो बैकग्राउंड में कलर था वो उसने यहाँ पे लगा दिया। क्यों? क्योंकि आपकी जो लेयर थी वो लॉक थी। आप इसको अनलॉक करेंगे और दोबारा आएंगे, जब आप अब बढ़ाएंगे तो क्या करेगा, आप उसको बैकग्राउंड कलर नहीं लगाएगा, आप उसके अंदर ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स को ऐड करेगा। अब अगर आप इस इमेज को सीधा करना चाहते हैं, देखिए ये थोड़ा सा इसका होराइजन टेढ़ा है, तो आप क्रॉप टूल में जाएँ। क्रॉप टूल में जाने के बाद यहाँ पे स्ट्रेटन की ऑप्शन है, तो स्ट्रेटन वाले इस बटन पे क्लिक करें और क्लिक एंड ड्रैग करें। इसकी होराइजन के साथ साथ क्लिक एंड ड्रैग करें तो वो लाइन लगा देगा होराइजन के साथ और उसको सीधा करके आपको क्रॉप करके दिखा रहा है। ठीक है, सीधा करके क्रॉप करके आपको दिखा रहा है। तो मैं इसको कमिट करता हूँ और यहाँ से अगर मुझे एडजस्ट करना है इसको दोबारा तो मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ ये इमेज चाहिए, मुझे ऊपर वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको ओके कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब उसने इसका होराइजन सीधा कर दिया है। इसके अलावा मैं यहाँ से अपने क्रॉप की रेशो खुद से सिलेक्ट कर सकता हूँ। कुछ प्रीसेट्स यहाँ पे हमारे पास पड़े हुए हैं। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल में हम ये देखते हैं कि हमारे पास किसी चीज़ का पर्सपेक्टिव अगर सीधा नहीं है, फॉर एग्जांपल देखें ये हमारे पास जो लेमन है इसके पीछे बैकग्राउंड में अगर इसको सीधा करके हमने देखना है तो वो कैसे देखेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कॉर्नर्स के ऊपर, देखें मैं इसके मुताबिक यहाँ पे क्लिक करता जा रहा हूँ, इसके एजेस के मुताबिक, और इसका पर्सपेक्टिव जो है वो उसके मुताबिक मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। और यहाँ से जब ओके करूँगा तो वो क्या करेगा, इसको उसके मुताबिक जो है आपको क्रॉप करके दे देगा। ओके करूँगा तो वो क्या करेगा, मुझे वो पर्सपेक्टिव सीधा करके आपको दिखा रहा है कि जिस पार्ट को आपने सेलेक्ट किया था उस पार्ट को सीधा करके अब आपके सामने दिखा रहा है। अब हमारे पास फ्रेम टूल है। फ्रेम टूल का मतलब ये है कि आपने अगर कोई इमेज लगाना है किसी पर्टिकुलर जगह के अंदर, मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ इतने पार्ट के अंदर कोई ना कोई इमेज को फिट करूँ, तो मैंने क्लिक करके ड्रैग किया और एक फ्रेम यहाँ पे बना लिया। अब मैं यहाँ पे किसी भी इमेज को ड्रैग करके ले आता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वाले इमेज को ले आता हूँ और उसको ड्रैग करके यहाँ पे लगा देता हूँ, उस फ्रेम के ऊपर ला के छोड़ता हूँ, तो वो इस फ्रेम के अंदर फिट कर देगा इस इमेज को, देख रहे हैं। और अगर आप इस इमेज को थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो कंट्रोल टी करें और इसको आल्ट दबा के बड़ा कर लें, तो वो फ्रेम के अंदर ही रहेगा, फ्रेम के अंदर ही नज़र आएगा, फ्रेम से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीपल फ्रेम्स ऐड कर सकते हैं अपने इमेज के अंदर, जिसके अंदर आप इमेजेस को लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और इमेज को लगाना चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ ये। इसी तरह आप रेक्टेंगल की बजाय गोलाई के अंदर भी फ्रेम को लगा सकते हैं। मैं फ़ाइल में जाके एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ और यहाँ से मैं A4 को सिलेक्ट करके प्रिंट में जाके A4 को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी ओरिएंटेशन में लैंडस्केप करता हूँ और यहाँ से इसको क्रिएट कर लेता हूँ। अब हमारे पास ब्रश टूल आ रहा है। ब्रश टूल हमने पहले भी देखा है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में, हीलिंग ब्रश टूल में। तो ब्रश टूल ये सिंपल ब्रश टूल है। अब इस ब्रश टूल के अंदर आप देखें, आप सबसे पहले तो इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, इसके किनारों की हार्डनेस चेंज कर सकते हैं। हार्डनेस बढ़ाएंगे इसके किनारे हार्ड हो जाएंगे या कम सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर हार्डनेस कम करेंगे इसके किनारे सॉफ्ट हो जाएंगे, जैसे आपको यहाँ पे दिखा रहा है।
देख रहे हैं, उसके एजेस को हार्ड और सॉफ्ट कर रहा है। और अगर जब आप यहाँ से इसका फोरग्राउंड कलर डबल क्लिक करके चेंज करेंगे तो वो फोरग्राउंड कलर आपके कैनवस के अंदर पेंट करेगा। देखें, ये फ्री फॉर्म पेंट करने के काम आता है आपका ब्रश टूल। आपको ब्रश के मुख्तलिफ़ किस्म के प्रीसेट्स यहाँ पे पड़े हुए मिल रहे हैं फ़ोटोशॉप में, आप इन ब्रशेस को अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज करके पेंट करता हूँ और ये मैं ब्रश स्ट्रोक भी चेंज कर लेता हूँ और पेंट करूँगा। तो देखें वो पेंट तो करता जा रहा है। मैं कलर चेंज करता हूँ। कलर चेंज किया, मैंने पेंट किया। अब देखें फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी चीज़ को अनडू करना चाहता हूँ तो मेरे पास हिस्ट्री ब्रश टूल है यहाँ पे। मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी एक पार्ट को अनडू कर लूँ और दूसरे पार्ट को ना करूँ, तो मैं हिस्ट्री ब्रश टूल के अंदर जाके मैं हिस्ट्री स्टेट्स के मुताबिक, ये हिस्ट्री वाला पैनल है मेरे पास, देख रहे हैं ये हिस्ट्री वाला पैनल आ रहा है। अब इस हिस्ट्री वाले पैनल के अंदर आप देख रहे हैं कि आपने जितने भी एक्शंस परफॉर्म किए हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर वो सारे के सारे सेव्ड हैं। ठीक है, आप किसी भी जगह पॉइंट पे जाके आप इसको क्या कर सकते हैं, अनडू कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे लेके जाके। लेकिन आप अगर ये चाहते हैं कि आप यहाँ तक इसको अनडू करें, इससे पहले वाला अनडू ना करें, ठीक है, तो आप इसको क्या करें, यहाँ पे सेट कर लें, यहाँ पे इसको सोर्स सेट कर लें और जब आप हिस्ट्री ब्रश टूल लगाते हैं तो वो देखें क्या कर रहा है, वो उसके मुताबिक आपको अनडू करके दिखा रहा है, उस स्टेट के मुताबिक। ठीक है, अगर आप इसको सोर्स बना लेते हैं तो वो इसके मुताबिक अनडू करके दिखाएगा आपको। ठीक है ना, जो जो पार्ट्स आपके पास यहाँ तक मौजूद थे, इस स्टेट तक मौजूद थे, वहाँ तक उसको अनडू कर देगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ तक करना चाहते हैं तो उसके मुताबिक आपको अनडू करेगा। ठीक है, यानी कि जिस हिस्ट्री स्टेट के ऊपर आप इसको सेट कर लेंगे सोर्स को, उसके मुताबिक आपको यहाँ पे वो ब्रश की शक्ल में अनडू करना शुरू कर देगा मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स को। रेज़र टूल क्या करता है, रेज़र टूल जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, ये पिक्सेल्स को रिमूव करना शुरू कर देता है या अरेज करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे ये डार्क कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि इस बैकग्राउंड में ये डार्क कलर है। और अगर आप इसको अनलॉक कर देते हैं तो वो क्या करेगा, ट्रांसपेरेंट पिक्सल यहाँ पे लगाना शुरू कर देगा। रेज़र टूल को यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि रेज़र टूल वाला काम आप मास्क के ज़रिए कर सकते हैं और मास्क में दोबारा चीज़ों को वापस भी ला सकते हैं। इसके अलावा आपका बैकग्राउंड रेज़र टूल बैकग्राउंड को रेज़ करता है, लेकिन ये बहुत अच्छा रिमूव नहीं करता। मैंने इस इमेज को अनडू किया, बैकग्राउंड रेज़र टूल लिया और जब मैं इसकी बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ तो वो देखें इसको रिमूव करना शुरू कर देगा। मैं इसका साइज़ बढ़ा लेता हूँ। अब देखें वो क्या कर रहा है, बैकग्राउंड को रेज़ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब चूँकि हमने सिलेक्शन नहीं की हुई तो वो बड़ा रफ़ इसको रिमूव कर रहा है, तो ये अच्छा काम नहीं कर रहा। ठीक है, इससे हमारे ओरिजिनल पिक्सेल्स भी यहाँ से डिलीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छी ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, काम तो कर रहा है लेकिन इतना परफेक्ट काम नहीं कर रहा। और ये जो पिक्सेल्स यहाँ से रिमूव कर रहा है ये आपके फ़ोटोशॉप के बंद होने के बाद पक्के पक्के रिमूव हो जाएंगे और वापस नहीं आएंगे। ठीक है, अभी तो आप इसको अनडू कर सकते हैं लेकिन फिर ये अनडू भी नहीं किया जा सकते, तो बेहतर यही है कि आप सिलेक्शन करके मास्क अप्लाई करें। इसके बाद आपके पास आ जाता है मैजिक इरेज़र टूल। जिस तरह मैजिक वॉन्ड टूल है वो सिंगल क्लिक के साथ रिमूव कर देता है, इसी तरह मैजिक इरेज़र टूल है वो सिंगल क्लिक के साथ आपकी बैकग्राउंड को रेज़ करने की कोशिश करता है और यहाँ पे भी आपको इसकी टॉलरेंस मिलती है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको अनडू किया और जब मैं मैजिक इरेज़र टूल लगाता हूँ तो देखें उसने ज़्यादा बैकग्राउंड को रेज़ कर दिया है, लेकिन ये बैकग्राउंड आपकी पक्की पक्की चली गई या डिलीट हो गई है, ये वापस नहीं आएगी। अभी अनडू करने से आ जाएगी, जब आप इसको सेव करके बंद करेंगे तो ये दोबारा वापस नहीं आएगी। सो इसको अवॉइड करें। अब हमारे पास ग्रेडियंट टूल आ जाता है। ग्रेडियंट टूल क्या करता है, ग्रेडियंट है आपका दो या दो से ज़्यादा कलर्स का ब्लेंड।
अब दो या दो से ज़्यादा कलर्स का ब्लेंड कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आप लाइट की रिफ्लेक्शन दिखा रहे होते हैं या लाइट दिखा रहे होते हैं या शेड्स दिखा रहे होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स के, तो वहाँ पे ग्रेडियंट यूज़ किया जाता है। अब जैसे इसकी स्किन के अंदर आपको ग्रेडियंट नज़र आ रहा है, ये स्किन कलर और यहाँ पे ब्लू कलर है, ब्लू से स्किन की तरफ ग्रेडियंट लगा हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं बैकग्राउंड में ग्रेडियंट लगाना चाहूँ तो वो भी मैं लगा सकता हूँ, मैं किसी शेप के अंदर ग्रेडियंट लगाना चाहूँ मैं वो भी लगा सकता हूँ। तो ग्रेडियंट टूल मैंने लिया और क्लिक एंड ड्रैग किया, तो उसने क्या किया, यहाँ पे ग्रेडियंट लगा दिया। अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स हमारे पास पड़े हुए हैं, जब हमने इस पर क्लिक किया तो ग्रेडियंट एडिटर खुल जाता है। अब इस ग्रेडियंट एडिटर के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रेडियंट्स पहले से मौजूद हैं। आप किसी भी ग्रेडियंट को पिक करें और क्लिक एंड ड्रैग करें तो उसके मुताबिक वो ग्रेडियंट अप्लाई कर देगा। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे ये कलर है और ये दूसरा कलर है और ये उसकी टाइप है, ये रेडियल ग्रेडियंट हमने अप्लाई किया है। अगर आप लीनियर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लीनियर को सिलेक्ट करें और अप्लाई करें, तो देखें सीधा सीधा अप्लाई कर रहा है लीनियर फॉर्म में। ठीक है, अगर रेडियल करना है रेडियल को सिलेक्ट करके करें, अगर आपने एंगल ग्रेडियंट करना है तो वो इस तरह से काम आएगा। अगर आप इसको रिफ्लेक्टेड करेंगे तो क्या करेगा, दो कलर्स को दोबारा रिफ्लेक्ट करेगा उसके बाद। अगर आप डायमंड करना चाहते हैं तो ये शेप बनेगी। आप इन ग्रेडियंट के अंदर इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ ये कलर स्टॉप्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन कलर स्टॉप को आप कॉपी कर सकते हैं, ऑल्ट दबा के क्लिक एंड ड्रैग करेंगे कॉपी हो जाएगा। और अगर आप इस किसी भी कलर स्टॉप को रिमूव करना चाहते हैं, क्लिक करके नीचे ड्रैग करें तो डिलीट हो जाएगा, या आप उस पर क्लिक करके डिलीट दबाएंगे तो भी डिलीट हो जाएगा। और अगर किसी कलर स्टॉप को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ नीचे किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे तो कलर स्टॉप ऐड हो जाएगा। डबल क्लिक करेंगे उसके अंदर कलर पिकर की ऑप्शन आपके सामने आ जाएगी, जिससे आप उसके अंदर कलर लगा सकेंगे। डबल क्लिक करें और इसके अंदर कलर्स को आप इस तरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी कलर को रिमूव कर सकते हैं, क्लिक करके नीचे ड्रैग करें। इसके ऊपर वाले जो स्टॉप्स हैं ये आपके ट्रांसपेरेंसी के स्टॉप्स हैं। आपने अगर किसी जगह पे पिक्सेल्स को ट्रांसपेरेंट करना है या ग्रेडियंट को ट्रांसपेरेंट करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसकी ओपेसिटी को 0 कर देता हूँ या कम कर देता हूँ, तो यहाँ से उसने सारी की सारी ओपेसिटी कम कर दी है और वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंड होती 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 यहाँ पे आके 100% पे आ गई है। इसी तरह आप इसकी ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं और इन कलर स्टॉप्स के दरमियान में भी कोई कलर स्टॉप अपना ऐड कर सकते हैं, जिसमें उसकी ओपेसिटी को एडजस्ट किया जा सकता है। अब मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आप देख रहे हैं कि आपके पास ये ग्रेडियंट बन चुका है। अब इसको क्लिक करके ड्रैग करें तो ग्रेडियंट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये ग्रेडियंट आपको फिल लेयर के अंदर भी मिलता है, तो फिल लेयर के अंदर ग्रेडियंट भी आप इसी तरह अप्लाई करते हैं। बस फिल लेयर के अंदर ये फ़ायदा है कि आपके पास एक अलहदा से एक अलग से लेयर के अंदर वो ग्रेडियंट को ऐड करेगा। अब यहाँ से मैं ग्रेडियंट फॉर एग्जांपल कोई भी लगाता हूँ, कोई प्रीसेट यहाँ पे लगा लेता हूँ और इसके कलर्स को मैं अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकता हूँ। इसको ओके करता हूँ और मैं इसके एंगल चेंज कर सकता हूँ, इसकी टाइप चेंज कर सकता हूँ। कलर्स नज़र नहीं आ रहे, देखिए हम इसका एंगल चेंज कर सकते हैं, इसका स्केल चेंज कर सकते हैं, इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, रिवर्स में अप्लाई कर सकते हैं। ब्लू कलर ऊपर चला जाएगा और आपका जो पिंक कलर है वो नीचे आ जाएगा। इसके अलावा आप लेयर के साथ इसको अलाइन कर सकते हैं। जब आपकी लेयर मूव करेगी तो आपका ये ग्रेडियंट भी साथ ही मूव करेगा। इसके अलावा आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, लीनियर, रेडियल, एंगल, रिफ्लेक्टेड एंड डायमंड। और जब आप इस पर ये अप्लाई कर लें तो आप इसको ओके कर लेंगे तो आपका ग्रेडियंट की एक अलग से लेयर आपके सामने आ जाएगी। जी, तो आप देख रहे हैं कि एक और इमेज में हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम ब्लर, शार्पन और स्मज टूल को अप्लाई करेंगे। अगर आप ब्लर करना चाहते हैं, इमेज को धुंधला करना चाहते हैं, तो आप ब्लर टूल लें और ब्लर टूल लेने के बाद इसका साइज़ एडजस्ट करें, इसकी हार्डनेस को चेंज करें और यहाँ पे देखें जब मैं क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो वो आपके इमेज को ब्लर करना शुरू कर देगा। मैं इसको ज़रा ऑल्ट दबा के स्क्रॉल अप करता हूँ और अब देखें यहाँ पे मैं इसकी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ाता हूँ। स्ट्रेंथ मैंने 100% रखी और जब मैं ब्लर अप्लाई करता हूँ तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके इस पार्ट को ब्लर करना शुरू कर देगा। देखें इसका फेस जो है वो ब्लर कर रहा है। ठीक है, इस तरह अगर आप किसी पार्ट को ब्लर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहते हैं तो आप इस टूल की मदद से इजीली ब्लर कर सकते हैं। तो मैंने इसको अंडू किया। अंडू करने के बाद इसी तरह आपके पास इसका अपोजिट टूल है शार्पन टूल। ब्लर टूल क्या कर रहा है, उसको धुंधला कर रहा है। शार्पन टूल क्या कर रहा है कि वो उसको शार्प करने की कोशिश करेगा, इसके एजेस को शार्प करने की कोशिश करेगा और शार्प इस तरह से करेगा कि उनके दरमियान कंट्रास्ट बढ़ा देगा, यानी कि हाईलाइट्स और शेडोज़ के दरमियान कंट्रास्ट को बढ़ा देगा।
जिससे आपको शार्पनेस का इल्यूजन मिलेगा। और इसको आप बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करेंगे वरना ये कलर्स को ख़राब कर देगा। देखें अब मैंने थोड़ा सा अप्लाई किया तो आपको ये शार्प सी नज़र आनी शुरू हो गई हैं डिटेल्स फेस के ऊपर। इसको मज़ीद मैं बढ़ाता जा रहा हूँ तो देखें वो ख़राब करता जाएगा, आपके इमेज के कलर्स को ख़राब कर देगा। ठीक है, मैं इतना ज़्यादा अप्लाई नहीं करूँगा, इसको मैं बड़ा नॉर्मल सा अप्लाई करूँगा। अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है कहीं पे अप्लाई करने की तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ। अब अगर मुझे स्मज करना है, स्मज से मुरादी होती है कि आप चीज़ों को आपस में मर्ज करना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, ये कलर्स को आपस में मिला रहा है, आपके पिक्सेल्स के अंदर कलर्स को आपस में मिक्स अप करता जा रहा है। ठीक है, तो ये स्मज टूल है। स्मज टूल इस तरह करेगा। ये वहाँ पे काम आता है जहाँ पे आपने पिक्चर को रीस्टोर करना होता है। तो रीस्टोर करने के अंदर बाज़ औक़ात आपको चीज़ों को आपस में इस तरह से स्मज करना पड़ता है। ठीक है, तो स्मज वहाँ पे काम आता है आपके। इसके अलावा हमारे पास डॉज टूल है। डॉज टूल क्या करेगा? डॉज टूल आपके पिक्चर के अंदर, आपके पिक्चर के उस पार्ट के अंदर ब्राइटनेस बढ़ा देगा, ब्राइट कर देगा आपके इमेज को। देखें इसका फेस हमने थोड़ा सा ब्राइट कर दिया है। तो पहले ये ऐसे था, अब हमने इसको ब्राइट किया तो ये अब ऐसे हो गया। ठीक है, ब्राइटनेस बढ़ा दिया आपके डॉज टूल ने। अगर आप इसका एक्सपोजर बढ़ाना चाहते हैं तो अब यहाँ से उसकी परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास उसके नीचे टूल मेरा बर्न टूल, ये इसका अपोजिट है। ठीक है, आपका जो डॉज टूल था वो ब्राइटनेस बढ़ा रहा है, बर्न टूल क्या कर रहा है? ब्राइटनेस कम करेगा, डार्कनेस बढ़ाएगा। तो वो देखें इसके फेस को डार्क कर रहा है। जैसे जैसे अप्लाई करता जा रहा हूँ वो डार्क करता जा रहा है इसके फेस को। तो इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है बाज़ औक़ात जब हम बालों के अंदर सिलेक्शन करते हैं और बालों को जब रिमूव करते हैं, उसकी बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं सेलेक्ट एंड मास्क की मदद से, तो आपके पास यहाँ पे कुछ पार्ट्स रह जाते हैं जिसमें बैकग्राउंड कलर नज़र आ रहा होता है। तो वहाँ से आप उसको बर्न करके रिमूव कर सकते हैं या उसको छुपा सकते हैं उस पार्ट को। नेक्स्ट टूल जो हमारे पास आता है ये स्पंज टूल है। स्पंज टूल क्या काम करता है? ये दो काम करता है। ये सैचुरेट करता है या डीसैचुरेट करता है। सैचुरेट करने से मुराद ये है कि कलर्स को बढ़ा देगा, और ये देखें जैसे इसने कलर्स को बढ़ा दिया। और अगर डीसैचुरेट करते हैं आप इसको तो वो क्या करेगा? कलर्स को कम कर देगा। इसका फ़्लो यहाँ से एडजस्ट करें और अब इसको अप्लाई करें तो उसने डीसैचुरेट कर लिया। फिर अप्लाई किया तो देखें ब्लैक एंड वाइट की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, इस तरह आप अपने इमेज को अगर अप्लाई करते रहेंगे, डीसैचुरेट करते रहेंगे, तो आप इसको ब्लैक एंड वाइट कर लेंगे। ये इमेज के किसी भी पार्ट में अप्लाई करने के काम आता है। इसके बाद आता है हमारे पास पेन टूल। अब पेन टूल दो तरीके से अप्लाई होता है। पेन टूल आपके पास सिलेक्शन बनाने के काम आता है और पेन टूल आपके पास कोई शेप ड्रॉ करने के काम आता है। अब फोटोशॉप के अंदर पेन टूल रिकमेंड किया जाता है कि आप सिलेक्शन बनाने के लिए यूज़ करें। अगर शेप बनानी है तो आप इलस्ट्रेटर में जाके बनाएं, क्योंकि इलस्ट्रेटर में ड्राइंग करना, शेप्स को ड्रॉ करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत फ़ोटोशॉप के। तो आप फ़ोटोशॉप के अंदर पिक्सेल्स की सिलेक्शन किया करें, और अगर आपने ड्राइंग करनी है तो आप इलस्ट्रेटर में जाके किया करें। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस लेडी को सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करता हूँ, पेन टूल लेता हूँ, जस्ट क्लिक करता जाता हूँ। तो देखें वो एंकर पॉइंट क्रिएट करता जा रहा है, और एंकर पॉइंट्स क्रिएट करने के साथ साथ ये रबर बैंड मैंने इसे यहाँ से ऑन कर लिया, वो लाइंस लगाता जा रहा है। ठीक है, लाइन लगाता जा रहा है। और मैं जब इसको नीचे ले आता हूँ, इसको अपने स्टार्टिंग पॉइंट से मिलाता हूँ, तो वो इसको एक कंप्लीट पाथ बना देगा। और इस पाथ को कंप्लीट करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं यहाँ पे। आप इसको सिलेक्शन बना सकते हैं, आप इसको मास्क लगा सकते हैं, आप इसमें शेप क्रिएट कर सकते हैं। तो आप क्या करें, आप अगर इस पर शेप करते हैं तो वो एक शेप क्रिएट कर देगा एक नई लेयर के अंदर। ठीक है, हम इसको शेप अभी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम इसको अनडू करते हैं। हमने अगर इस पर मास्क लगाना है तो वो उस पर सिलेक्शन करने के बाद उस पार्ट के अंदर मास्क अप्लाई कर देगा। हमें फ़िलहाल मास्क भी अप्लाई नहीं करना, हमने करनी है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन करें, यहाँ से आप ओके करें तो वो क्या कर देगा, इस पाथ को सिलेक्शन में कन्वर्ट कर देगा। अब आप इस सिलेक्शन की मदद से इसको कॉपी भी कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर सिलेक्ट एंड मास्क के ज़रिए इसकी सिलेक्शन को रिफ़ाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेन टूल की मदद से कर्व पाथ भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग किया तो वो देखें कर्व बना रहा है। इस तरह आप कर्व्ड पाथ भी बना सकते हैं पेन टूल की मदद से। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस भी बना सकते हैं, कर्व्ड पाथ्स भी बना सकते हैं। ऑल्ट दबा के यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इसके आगे वाला कर्व हैंडल रिमूव कर देगा, और इसी तरह ये आगे प्रोसीड करेगा। यहाँ पे मैं फिर छोटा सा कर्व बना लेता हूँ।
यहाँ पे आल्ट दबा के क्लिक करूँगा, आगे वाला कर्व हैंडल रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे भी आल्ट दबा के क्लिक करता हूँ। अगर आपने पेन टूल को डिटेल से स्टडी करना है तो मैं आई बटन में उसका लिंक डाल देता हूँ पेन टूल की क्लास का, वहाँ पे जाके आप इसको डिटेल से सीख सकते हैं। और मैं इसको यहाँ पे शेप या मास्क या सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब आपने कोई पाथ अगर डिज़ाइन कर लिया है या ड्रॉ कर लिया है तो देखें आप, वो पाथ आपके पास एंकर पॉइंट्स बना देता है। इन एंकर पॉइंट्स को आपने अगर मूव करना है तो वो कैसे करेंगे? एंकर पॉइंट्स को मूव करने के लिए हम जो टूल यूज़ करते हैं वो हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से देखें, जब मैं इस एंकर पॉइंट पर क्लिक करता हूँ तो उसका कर्व हैंडल भी मेरे सामने आ रहा है। अब आप इस कर्व हैंडल के अंदर भी चेंज कर सकते हैं और इसकी पोजीशन भी बदल सकते हैं, ठीक है, जिससे आपका ये पाथ या आपकी जो सिलेक्शन है वो तब्दील हो रही है। ठीक है, आप इस कर्व हैंडल्स को चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसके अलावा आप अगर इस पूरे के पूरे पाथ को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे पाथ सिलेक्शन टूल है। पाथ सिलेक्शन टूल लें और आप इस पाथ को, पूरे के पूरे पाथ को मूव कर सकते हैं। ठीक है, पाथ्स आपको मिलते हैं पाथ्स वाले पैनल के अंदर। पाथ आपको लेयर्स में नहीं मिलेंगे। पाथ को अगर आपने सेलेक्ट करना है तो आप पाथ सिलेक्शन टूल लेंगे और पाथ वाले पैनल के अंदर आपको पाथ मिलेगा। इसके बाद हमारे पास हैंड टूल आ जाता है। हैंड टूल की शॉर्टकट की H है और स्पेस बार भी इसकी शॉर्टकट की है। आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये हैंड टूल आ जाता है, जिसकी मदद से आप अपने इस कैनवस को मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस पर कहीं एक जगह पे काम कर रहे हैं, आप इसको ऊपर मूव करना चाहते हैं, स्पेस बार प्रेस करें और क्लिक एंड ड्रैग करें तो ये देखें हम इस पर नेविगेट कर सकते हैं या पैन कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आपने मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस के अंदर मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स के नीचे शेडोज़ को या उससे आउटर ग्लो निकलता हुआ देखा होगा। तो शेडो, स्ट्रोक, आउटलाइन या आउटर ग्लो कैसे लगाना है ये हम सीखेंगे लेयर स्टाइल्स में, जिनको FX भी बोलते हैं। लेयर स्टाइल्स या लेयर इफेक्ट्स को कैसे यूज़ करना है चलिए चल के कंप्यूटर स्क्रीन पे सीखते हैं। मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ। इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिख लिया और टेक्स्ट लिखने के बाद मैंने इसमें एक अच्छा सा फॉन्ट जो है वो लगा लिया। अब इस फॉन्ट को लगाने के बाद मैं इसके ऊपर आउटलाइन लगाना चाहता हूँ या इसके नीचे शेडो लगाना चाहता हूँ या आउटर ग्लो लगाना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे लगाऊंगा वो हम FX में जाके लगाएंगे। FX में जाके देखें आपके पास लेयर स्टाइल्स या लेयर इफेक्ट्स आ रहे हैं। सबसे नीचे आपको ड्रॉप शेडो वाला इफेक्ट मिल रहा है। ड्रॉप शेडो पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके सामने लेयर स्टाइल्स खुल चुके हैं। ड्रॉप शेडो आ रहा है, यहाँ पे टिक नज़र आ रहा है और उसकी कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। ड्रॉप शेडो के अंदर आप ये देख रहे हैं कि आपके टेक्स्ट के नीचे छोटा सा शेडो नज़र आना शुरू हो गया। अगर आप इस ऑप्शंस को खुला रहने दें और क्लिक करके ड्रैग करें तो आपका शेडो अपनी जगह बदल रहा है। सबसे पहले इसकी ओपेसिटी आती है। आप इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। इसका एंगल बदल सकते हैं यहाँ से, ठीक है, लिख के भी कर सकते हैं। आप इसका डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। आप इसके अंदर इसका स्प्रेड, इसका फैलाव कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब साइज़ कम ज़्यादा करेंगे तो वो देखें उसके किनारों को फैला रहा है। स्प्रेड में क्या कर रहा है, वो उस जगह के अंदर रहते हुए, उस साइज़ के अंदर रहते हुए उसको, उसके एजेस को कम या ज़्यादा करेगा। उसके बाद इसका कॉन्टूर आता है। कॉन्टूर के अंदर क्या होता है कि आपका ये इसके एजेस हैं, ये जिस तरह से एज बना रहा है उसको डिफ़ाइन करता है आपका कॉन्टूर। ठीक है, ये जिस तरह से आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो वैल्यू आप सेलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक वो एजेस बनाएगा। देख रहे हैं, तो हम इसको नॉर्मल रहने देते हैं या लीनियर रहने देते हैं। इसके बाद ये नॉइस है, देखिए नॉइस ऐड कर रहा है। जब इसको इंक्रीज़ करते हैं तो इसने नॉइस ऐड कर दिया है, डॉटेड ड्रॉप शेडो बना दिया है इसने। ठीक है, इसके बाद आपके पास ऑप्शन आती है आउटर ग्लो की। मैं इसको यहाँ से बंद कर लेता हूँ। देखिए ये सारे के सारे लेयर स्टाइल्स आपको यहाँ पे भी मिलते हैं और FX में भी मिलते हैं। जब आपने इसको यहाँ पे खोल लिया तो आपके सामने ये लेयर स्टाइल्स आ गए। अब आप जाएं आउटर ग्लो में, यहाँ पे क्लिक करें और इस टेक्स्ट के ऊपर भी क्लिक करें, आपके पास उसकी प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी। आउटर ग्लो से मुराद ये होता है कि इसके बाहर आपने लाइट लगानी है या ग्लो का इफेक्ट लगाना है, तो वो कैसे लगाएंगे। मैं यहाँ पे कोई भी कलर लगा सकता हूँ। देखें मैंने कलर लगाया, ओके किया, तो देखें यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे इसके पीछे लाइट लगी हुई है और ये ग्लो कर रहा है आपका टेक्स्ट। ठीक है, आप इसमें ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसके अंदर नॉइस ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर कलर चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर आप इसका स्प्रेड बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो क्वालिटी है यानी कि कॉन्टूर है, कॉन्टूर के अंदर आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपके पास पैटर्न ओवरले। आपके उस टेक्स्ट के अंदर उसने पैटर्न अप्लाई कर दिया है, तो पैटर्न आपके पास यहाँ पे कुछ प्रीसेट, कुछ सेव्ड पड़े हुए हैं पैटर्न, वो पैटर्न आप अप्लाई करें आपके टेक्स्ट के अंदर। देख रहे हैं, इस तरह से आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं।
और इसका एंगल चेंज करें, इसका स्केल चेंज कर लें, इसका आप यहाँ से ब्लेंड मोड चेंज कर सकते हैं। ब्लेंड मोड मैं आपको इंशाल्लाह करवाता हूँ। नेक्स्ट आ जाए ग्रेडियंट ओवरले। अब आपने इसके ऊपर अगर ग्रेडियंट लगाना है, 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स का ब्लेंड लगाना है, मिक्सचर लगाना है, तो वो आप ग्रेडियंट से जाके लगाएंगे। ये ग्रेडियंट्स कुछ हमारे पास यहाँ पे सेव्ड हैं, ठीक है। कुछ ग्रेडियंट्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे ग्रेडियंट की वही तमाम ऑप्शंस मिल रही हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हैं। सारी की सारी ऑप्शंस बिल्कुल सेम हैं। इसको रिवर्स करना चाहें रिवर्स कर लें, ग्रेडियंट का स्टाइल चेंज करना चाहें स्टाइल चेंज कर लें, इसका एंगल बदल लें, इसका स्केल बदल लें। ये सारी चीज़ें आपने पहले कर ली हैं। अब कलर ओवरले के अंदर आ जाएं तो कलर ओवरले क्या करता है कि उसके ऊपर कोई कलर लगा देगा, आपकी उस लेयर के ऊपर कोई ना कोई कलर को लगा देगा जो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया कलर, वो उसने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। और आप उसको ब्लेंड करना चाहें तो ब्लेंड कर सकते हैं, ओपेसिटी कम ज़्यादा करना चाहें तो आप इसकी ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखें नेक्स्ट आ जाए सेटिंग। सेटिंग क्या करेगा, थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक या डार्क डार्क इफेक्ट डाल देगा आपके उस लेयर के ऊपर। ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, इस वजह से हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। इनर ग्लो। इनर ग्लो क्या करता है, जिस तरह आउटर ग्लो बाहर वाली साइड पे लाइट लगा रहा है, इनर ग्लो अंदर वाली साइड पे लाइट लगाएगा। तो इसकी ओपेसिटी मैंने थोड़ी सी बढ़ाई और मैं इसमें कोई कलर अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लू कलर है और आप इसको थोड़ा सा साइज़ बढ़ाएं तो आप ये देखें कि आपके इस टेक्स्ट के अंदर वो ग्लो को ऐड करे। और यहाँ से ब्लेंड मोड को नॉर्मल कर दें तो देखें उसने अंदर वाली साइड पे इस ब्लू कलर के ग्लो को ऐड कर दिया। या जो भी कलर आप यहाँ से चूज़ करेंगे उसके ग्लो को इसके अंदर ऐड कर देगा। बाकी तमाम ऑप्शंस आपकी सेम है। इसी तरह आप जब बाहर वाली साइड पे शेडो लगाते हैं, आप अंदर वाली साइड पे भी शेडो लगा सकते हैं। देखें अब ये शेडो आपके टेक्स्ट के अंदर आ रहा है और बाकी तमाम ऑप्शंस इसकी बिल्कुल सेम है। बिल्कुल इसी तरह आप इसकी आउटलाइन लगाना चाहते हैं इस टेक्स्ट की। इस टेक्स्ट के बाहर आउटलाइन लगाने के लिए हम स्ट्रोक में जाते हैं। तो स्ट्रोक में जाने के बाद कलर सेलेक्ट करते हैं और कलर सेलेक्ट करने के बाद ओके करते हैं। तो देखें उसने बाहर वाली साइड पे स्ट्रोक लगा दिया। इसका साइज़ बढ़ाएं तो वो साइज़ आपको बढ़ता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं आप, इसको अपने टेक्स्ट के अंदर लगा सकते हैं, उसको सेंटर में लगा सकते हैं या आउटसाइड लगा सकते हैं, बाहर लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको आउटसाइड कर देते हैं ताकि आपका ये जो शेडो है वो टेक्स्ट से बाहर ही नज़र आए। इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ओपेसिटी की ऑप्शन मिल रही है। इसके अलावा आप स्ट्रोक के अंदर ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं और स्ट्रोक के अंदर आप पैटर्न भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपको स्ट्रोक के अंदर मिलती हैं। लास्ट चीज़ जो आ जाती है आपके पास वो है बेवल एंड एम्बॉस। बेवल एंड एम्बॉस की ऑप्शन ऐसी है कि आपके इस टेक्स्ट के अंदर वो 3D टाइप का इल्यूजन डाल देता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि आपको आपका टेक्स्ट जो है थोड़ा सा उभरा हुआ नज़र आ रहा है। इसकी आप डेप्थ यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप इनर बेवल सेलेक्ट करें, चीज़ल हार्ड सेलेक्ट करें और इसकी सॉफ्टनेस बढ़ा लें या कम करें, ठीक है। ये डेप्थ को आप साइज़ को इंक्रीज़ करके देखें तो उस हिसाब से साइज़ इसका अप्लाई कर देगा और आप इस पर सॉफ्टन या इसको हार्ड रहने दें। इसका एंगल चेंज करके देख सकते हैं। और अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कुछ हाईलाइट्स हैं और कुछ पार्ट्स शेडोज़ हैं। अब जो हाईलाइट्स हैं उसका क्या कलर होगा, अब यहाँ से आप खुद सेलेक्ट करें क्या कलर आप सेट करना चाहते हैं, वहाँ यहाँ से सेट करें। और आप शेडो के अंदर कौन सा कलर लगाना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी ओपेसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं ऑफ कोर्स। जब मैं इसको ओके करता हूँ तो आपके पास ये देखें आपकी लेयर के नीचे उसने इफेक्ट्स लिखा हुआ है और उसके नीचे ये बेवल एम्बॉस वाला इफेक्ट जो है वो अप्लाई कर दिया। इसको ज़रा आप हाइड करें तो ये आपकी ओरिजिनल लेयर थी और ये उसके ऊपर बेवल एंड एम्बॉस ये अप्लाई हो चुका है। जो आप लेयर स्टाइल यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो आपको यहाँ पे इफेक्ट्स के नीचे नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपने फ़ोटोशॉप के अंदर किसी भी 2 लेयर्स को आपस में एक दूसरे के साथ ब्लेंड करना है या मिक्स करना है और एक नया रिज़ल्ट हासिल करना चाहते हैं आप, तो आप ये काम ब्लेंड मोड्स में करते हैं। फ़ोटोशॉप के अंदर 29 ब्लेंड मोड्स हैं और वो ब्लेंड मोड्स कैसे काम करते हैं चलिए चल के कंप्यूटर स्क्रीन पे सीखते हैं। जी तो अब हम ब्लेंड मोड्स पे बात करने लगे हैं। तो ब्लेंड मोड्स आपको मिलते हैं 29 फ़ोटोशॉप के अंदर। आप ये देख रहे हैं कि आपके सामने एक इमेज हमने ओपन करके रख लिया है। अब इस इमेज के ऊपर मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और इमेज ड्रैग करके ले आऊँगा, एक दूसरी लेयर पे ड्रैग करके मैं ले आता हूँ। ऊपर वाली लेयर पे हमारे पास ये एक इमेज आ गया है, इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। अब इसमें देखें आपके पास वाइट कलर है, इसमें आपके पास 50% ग्रे है और इसमें आपके पास ब्लैक कलर है। ये तीनों कलर्स आपके पास मौजूद हैं। अब उसके नीचे आप ये देख रहे हैं कि आपके पास दूसरे डिफरेंट किस्म के कलर्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं।
अब हम करना ये चाहते हैं कि हम इस पर ब्लेंड मोड अप्लाई करेंगे। ब्लेंड मोड इस तरह से अप्लाई होता है कि ब्लेंड मोड ऊपर वाली लेयर पे अप्लाई होता है और ऊपर वाली लेयर को नीचे वाली लेयर के साथ मर्ज कर दिया जाता है और आपके सामने रिजल्ट आपको नज़र आता है स्क्रीन के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके लेयर्स वाले पैनल के अंदर जहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपके ब्लेंड मोड्स हैं। ब्लेंड मोड्स को 1 2 3 4 5 6 ग्रुप्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। सबसे ऊपर वाला ग्रुप आपका नॉर्मल वाला ग्रुप है। उसके नीचे जब आप क्लिक करते हैं डिज़ोल्व के ऊपर तो आपके पिक्चर के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आता जब तक आप इसकी ओपेसिटी चेंज नहीं करते। आप इसकी ओपेसिटी कम करें तो देखें यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स के अंदर वो इसकी ओपेसिटी कम करना शुरू कर देगा। ये डिज़ोल्व वाला ब्लेंड मोड है। उसके नीचे आप ये देखते हैं कि आपके पास डार्कन वाला ब्लेंड मोड है। जब आप डार्कन वाले ब्लेंड मोड में आते हैं तो वो क्या करेगा, आपके लाइट वाले जितने भी पिक्सल्स हैं उसको ट्रांसपेरेंट कर देगा और डार्क वाले पिक्सल्स को वैसे ही रहने देगा। उसके मुताबिक जो आपके कलर्स में भी नीचे ब्लेंड करेगा। अब ये आपका जो पूरा ग्रुप है ये सारा एक ही तरह काम करता है। इसमें आपके पास जो लाइट वाले जो पिक्सल्स हैं वो देख रहे हैं वो सारे के सारे आपके वो ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं और जो नीचे वाला ग्रुप है वो बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, यानी कि लाइटन उसमें लाइट वाले पिक्सल्स वैसे ही रहने देता है और डार्क वाले पिक्सल्स को ट्रांसपेरेंट कर देता है, जिससे आपका जो रिज़ल्ट है वो लाइट नज़र आता है हमेशा। तो आप देखें कि ये जितने भी ब्लेंड मोड्स हैं ये सारे उसी तरह काम कर रहे हैं। इसके नीचे वाला जो ब्लेंड मोड है ये थोड़ा उनके दरमियान में है। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 50% ग्रे वाला जो पार्ट है, ये दरमियान वाला पार्ट ये ट्रांसपेरेंट है और जहाँ पे डार्क था वहाँ पे उसने उसको ज़्यादा सेचुरेट कर दिया और जहाँ पे वाइट था वहाँ पे उसने क्या किया, उसको ब्राइट कर दिया है। और इसी तरह आप इस पर जब नीचे वाले ब्लेंड मोड्स को अप्लाई करते हैं तो उसके आगे पीछे ही ये वाले ब्लेंड मोड्स काम करते हैं। नीचे वाला ग्रुप ये डिफरेंस क्या है, यानी कि ऊपर वाली लेयर में से नीचे वाली लेयर को सबट्रैक्ट कर देगा या उसका डिफरेंस ले लेगा। तो डिफरेंस लेके आपको दिखा रहा है रिज़ल्ट। और इसके नीचे वाले भी आप ब्लेंड मोड्स देख लें, बिल्कुल इसी तरह इससे मिलते जुलते ही आपको रिज़ल्ट दे रहे हैं। इसके बाद ह्यू वाला ब्लेंड मोड आ जाता है। ह्यू में देखें जहाँ पे आपके पास ब्लैक एंड वाइट कलर था वहाँ पे उसने सारी के सारे नीचे वाले लेयर को ब्लैक एंड वाइट कर दिया और जहाँ पे कलर्स थे वहाँ पे नीचे वाली लेयर के अंदर ऊपर वाले कलर्स को उठा के लगा दिया। इसके बाद नीचे सैचुरेशन है। अब ये सैचुरेशन को अप्लाई कर रहा है। यहाँ पे चूँकि कलर्स की सैचुरेशन 0 थी तो उसने यहाँ से इसको ब्लैक एंड वाइट कर दिया। नीचे चूँकि कलर की सैचुरेशन उसकी 100 थी इसलिए उसने यहाँ पे वो सैचुरेशन अप्लाई कर दी 100%। अब इसी तरह कलर में जाके देख लें तो कलर्स के अंदर भी वो कलर्स को अप्लाई कर रहा है। ऊपर वाली लेयर से कलर्स को उठा के नीचे वाली लेयर्स में लगा रहा है। इसी तरह लुमिनोसिटी है, लाइट की वैल्यू को लगा रहा है ऊपर से उठा के नीचे वाली वैल्यू में। तो ये आपके 27 ब्लेंड मोड्स थे और बाकी के जो 2 ब्लेंड मोड हैं वो आपके ब्रश वाले टूल के अंदर आपको नज़र आते हैं। आप ब्रश सेलेक्ट करें और यहाँ पे आप देखें आपके पास बिहाइंड और क्लियर का ब्लेंड मोड है। आप यहाँ पे कुछ मैं अगर यहाँ पे एक नई लेयर लेके इसके ऊपर पेंट करता हूँ अपने इस ब्रश से और मैं इस ब्रश का अगर कलर चेंज करता हूँ और ओके करता हूँ और यहाँ पे आप ब्लेंड मोड में आके देखें तो आपके सामने बिहाइंड वाला ब्लेंड मोड नज़र आ रहा है। बिहाइंड से मुराद ये है कि जब आप बिहाइंड को सिलेक्ट करके पेंट करेंगे तो इसी लेयर के ऊपर जब आप पेंट करेंगे तो वो क्या करेगा, ऐसा इल्यूजन देगा कि इस ब्रश के नीचे पेंट कर रहा है, इस स्ट्रोक के नीचे पेंट करता हुआ आपको दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो ट्रांसपेरेंट कर रहा है। जब आप आगे जाएंगे तो वो उसके आगे पेंट करेगा जिससे आपको इल्यूजन मिलेगा कि आप उसके नीचे पेंट कर रहे हैं। और आप अगर इसको क्लियर कर देते हैं तो वो क्या करेगा, इसको क्लियर करना शुरू कर देगा, जो आपने पेंट किया था उसको वो क्लियर कर देगा। तो आपके ब्लेंड मोड्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। आप किसी भी फ़ोटो के अंदर पेंटिंग का इफेक्ट लगाना चाहते हैं या कार्टून वाला इफेक्ट लगाना चाहते हैं या आप किसी पार्ट को ब्लर करना चाहते हैं तो ये काम हम फ़िल्टर्स के अंदर करते हैं। तो चलिए चल के फ़िल्टर्स को सीखते हैं। आप अगर किसी इमेज के अंदर कार्टून वाला इफेक्ट लगाना चाहते हैं या पोस्टर वाला इफेक्ट लगाना चाहते हैं या वाटर कलर वाला इफेक्ट लगाना चाहते हैं या फिर आप उसको ब्लर करना चाहते हैं तो आप फ़िल्टर्स में जाके करते हैं। फ़िल्टर में जाएं और फ़िल्टर गैलरी के अंदर आप देखें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िल्टर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये फ़िल्टर गैलरी के अंदर आप देख रहे हैं। इसको ज़ूम आउट करें। ज़ूम आउट करने के बाद आप यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िल्टर्स को अप्लाई करके देखें। ठीक है, इस इमेज का साइज़ काफ़ी ज़्यादा है जिस वजह से इसको लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िल्टर्स आपको मिल रहे हैं और यहाँ पे आपको इनकी ऑप्शंस मिल रही हैं कि आप इसके टाइल साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ग्राउंड विड्थ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और ये मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शंस मिल रही हैं आपको हर फ़िल्टर के साथ। ठीक है, ये अप्लाई करके देखें और इन ऑप्शंस को यहाँ से चेंज करके देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इन फ़िल्टर्स की मदद से क्या क्या रिज़ल्ट अचीव कर सकते हैं। आर्टिस्टिक में आके अप्लाई करके देखें
तो ये ऐसे ही लग रहा है जैसे आपके पास कार्टून वाला इफ़ेक्ट आ गया है या फिर पेंटिंग वाला इफ़ेक्ट आ गया है। ठीक है, तो आपकी ये असाइनमेंट है, आपने इन तमाम फ़िल्टर्स को अप्लाई करके देखना है। इसको कैंसिल करते हैं और इसके अलावा आप फ़िल्टर में जाके ब्लर कर सकते हैं। देखें, ब्लर के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाने वाला ब्लर है वो गॉसियन ब्लर है। गॉसियन ब्लर के अंदर आप देखते हैं कि वो ओवरऑल इमेज के अंदर ब्लरीनेस इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे मैं रेडियस बढ़ाता हूँ तो उसकी ब्लरीनेस इंक्रीज़ हो जाती है, कम करता हूँ तो वो कम होना शुरू हो जाता है। बजाय इसके कि आप ब्लर टूल से करें, आप यहाँ से गॉसियन ब्लर अप्लाई कर सकते हैं। ये ज़्यादा सिंपल और इजी है आपके लिए। मैं फ़ाइल में जाके न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ और यहाँ से मैं पिक्सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ 50 बाय 50 पिक्सेल्स का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। उसकी रेजोल्यूशन मैं 100 रख लेता हूँ और मैंने क्रिएट किया। अब इस छोटे से कैनवस के ऊपर मैं एक शेप ड्रॉ करूँगा यहाँ से। ठीक है, कस्टम शेप्स में जाता हूँ और एक शेप यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ये ट्री लगा दिया, इसका जो स्ट्रोक है वो मैंने नन कर दिया और इस ट्री को मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ। इसके अंदर मैं फ़िल कर देता हूँ, कोई भी अप्रोप्रिएट कलर मैंने इसके अंदर फ़िल कर दिया। और अब मैं क्या करता हूँ, एडिट में जाके यहाँ से डिफ़ाइन पैटर्न कर देता हूँ। तो ये मेरा पैटर्न डिफ़ाइन हो जाएगा। इसका मैं यहाँ पे अपना नाम रख सकता हूँ कोई भी, तो मैं फ़िलहाल इसको वैसे ही छोड़ देता हूँ। अब मैं किसी भी इमेज के अंदर जाके यहाँ पे एक पैटर्न की लेयर जब ऐड करूँगा तो आपके पास यहाँ पे डिफ़ाइन हुआ हुआ पैटर्न मिल रहा है जो आपने यहाँ पे डिफ़ाइन किया था। अगर आपने पैटर्न्स के हिसाब से पूरी वीडियो देखनी है तो आप यहाँ ऊपर आई बटन में देख लें, मैंने डिटेल से पैटर्न्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह हम ब्रश स्ट्रोक्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस इमेज को हम ब्रश स्ट्रोक के तौर पे अगर यूज़ करना चाहते हैं, इसको हम ब्रश स्ट्रोक के तौर पे डिफ़ाइन करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, एडिट में जाके डिफ़ाइन ब्रश प्रीसेट और यहाँ से इसको ओके कर लें। तो आप यहाँ से ब्रश अप्लाई कर सकते हैं, ब्रश के तौर पे इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारे सामने यही ब्रश आ रहा है, तो मैं इसको इस तरह से अप्लाई कर सकता हूँ। इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकता हूँ। ये देखिए हमारे पास ये ब्रश के तौर पे यूज़ हो रहा है। जब हमने फ़ोटोशॉप में अपने काम को कंप्लीट कर लिया है तो अब हम इसको सेव करेंगे। तो फ़ाइल को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, फ़ाइल में जाके सेव में जाते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। अब देखें, अगर हम फाइल में जाके सेव में जाएंगे तो हमने ये, चूँकि ये जेपैग इमेज खोला हुआ है तो वो जेपैग के अंदर ही सेव करेगा। जब हम जेपैग में सेव करेंगे तो यहाँ से हम इसकी क्वालिटी को सेट करेंगे। इसकी क्वालिटी को हम हाई, मीडियम या मैक्सिमम रख के सेव कर सकते हैं। और अगर हम इसको इस तरह से सेव करना चाहते हैं कि इसके अंदर मौजूद लेयर्स वो तमाम प्रिजर्व रहें, तो हम इसको PSD में सेव करेंगे, जो इसका नेटिव फाइल फॉर्मेट है। तो हम सेव एज़ में जाएंगे और यहाँ पे देखें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ाइल फॉर्मेट्स आ रहे हैं। सबसे ऊपर हमारे पास फ़ोटोशॉप का फ़ाइल फॉर्मेट है जो कि PSD है। हम इसको PSD में सेव करते हैं। तो हमने PSD सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको रीनेम कर लेते हैं और इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं। हमने इसको PSD में इसलिए सेव किया क्योंकि इसकी जो लेयर्स हैं वो इसमें सेव रहेंगी। इसमें जितने भी आपने इफ़ेक्ट्स लगाए हैं वो इसमें सेव हो जाएंगे। आप इसको बाद में जब भी ओपन करेंगे तो आप इन इफ़ेक्ट्स को, इन लेयर्स को एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको सेव कर सकते हैं PNG में। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपको PNG का फॉर्मेट मिल रहा है। PNG में कब सेव करते हैं, PNG में आप तब सेव करते हैं जब आप इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी को सेव करना चाहते हैं। आपने कोई चीज़ पीछे बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट रखा है या कोई पार्ट आपका ट्रांसपेरेंट है इमेज के अंदर, तो आप इसको PNG में सेव करेंगे। PNG के अलावा आप इसको एनिमेटेड गिफ में सेव कर सकते हैं। अगर आपने इसमें एनिमेशन ऐड किया है तो आप इसको एनिमेटेड गिफ में सेव करेंगे। और आप इसको PDF में भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, आपको PDF की ऑप्शन भी मिल रही है। PDF के अंदर भी आपकी जो लेयर्स हैं या आपके जो स्टाइल्स हैं वो इसमें सेव हो जाते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत से फॉर्मेट्स मिल रहे हैं, तो जो फॉर्मेट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा फ़ाइल में जाके एक्सपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ ऑप्शंस मिल रही हैं। आप सेव फॉर वेब में जाते हैं, आपको यहाँ पे गिफ, JPEG, PNG और WebP की ऑप्शन मिल रही है और यहाँ से आप सेव वाले बटन पर क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे।
सेव करने की शॉर्टकट की कंट्रोल एस है। सेव एज़ करने की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एस है। इसके अलावा आप एक्सपोर्ट एज़ में जाके भी इसको सेव कर सकते हैं। एक्सपोर्ट एज़ के अंदर भी आपको मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शंस मिलती हैं। आप इसको JPEG, PNG और GIF में सेव कर सकते हैं। इसकी हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हैं। इसका स्केल चेंज कर सकते हैं। इसका कैनवस का साइज़ चेंज कर सकते हैं और उसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जी, तो हमने कोशिश की है कि हम आज की वीडियो में Adobe Photoshop को मुकम्मल सीखें। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको आसान से आसान अल्फाज में सिखा सकूं। अगर फिर भी आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा या किसी बात की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका वो टॉपिक कवर कर दूँगा। आज की इतनी लंबी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बहुत जल्द एक नई क्लास में मिलूँगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।